अध्याय 341 शस्त्रागार में। बुजुर्ग की बातें सुनकर जियान चेन की पवित्र भूमि में और भी दिलचस्पी बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो हर संत शासक को इसके लिए पागल बनाता है। वरिष्ठ, क्या ये हो सकता है कि पवित्र भूमि में प्रसिद्ध संत स्तरीय युद्ध कौशल शामिल है? जियान चेन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। बुजुर्ग ने केवल इतना ही उत्तर दिया, यदि पवित्र भूमि में केवल संत स्तरीय युद्ध कौशल होता तो इसका नाम जल्दबाजी में रखा जाता। वास्तव में संत स्तरीय युद्ध कौशल है, लेकिन वह संपूर्ण का केवल एक हिस्सा है। इस मामले के बारे में और मत पूछो, मैं तुम्हें और नहीं बता पाऊंगा। रास्ते का अगला कदम काफी शांत था क्योंकि जियान चेन बुजुर्ग का पीछा करते हुए एक छोटे मंडप में पहुंच गया। ये केवल 100 मीटर की परिधि में था और 10 मीटर ऊंचा था। पूरी इमारत बांस से बनी थी और इसकी सतह पर कुछ निशान थे जो वर्षों से समय के साथ इस पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाते थे। मंडप के दरवाजों के ऊपर एक साधारण बोर्ड लटका हुआ था जिस पर फैंसी सुलेख में शस्त्रागार शब्द लिखा हुआ था। जियान चेन ने मंडप को कुछ आश्चर्य से देखा। उसने नहीं सोचा था कि इतना छोटा मंडप होगा जहां स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल वाला शस्त्रागार रखा होगा। यहां किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी। ये बांस कोई साधारण किस्म का बांस नहीं होगा जो इतने समय बाद भी सड़ न गया हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सालों तक बारिश और हवा का सामना नहीं कर पाता, जियान चेन ने सोचा। जियान चेन को मंडप की ओर ले जाने वाला बुजुर्ग अचानक दरवाजे के सामने रुक गया और उसे अजीब नजरों से देखने लगा। यह इमारत अनगिनत सालों से मौजूद है। इसे तब बनाया गया था जब मर्सिनरी सिटी के संस्थापक मो तियानयुन ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने का फैसला किया था। हमारे मर्सिनरी सिटी के लिए ये जगह एक पवित्र जगह है जो पवित्र भूमि से कम नहीं है। जियान चेन को तुरंत इस जगह के लिए श्रद्धा की भावना महसूस हुई क्योंकि उसने एक बार फिर इमारत को एक नई रोशनी में देखा। उसके सामने यह इमारत मो तियानयुन द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई थी और इसलिए इमारत का निश्चित रूप से एक विशेष अर्थ था। ये साल बहुत निर्दयी रहे हैं। बुजुर्ग ने एक शोकपूर्ण आह भरी और फिर चुप हो गया। जियान चेन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, यही वह जगह है जहां सभी गुप्त मैनुअल संग्रहित हैं। मैं केवल यहां तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, बाकी सब तुम्हारे भरोसे होगा। मैं सीनियर को धन्यवाद देता हूं, जियान चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। चरमराहट। अचानक मंडप के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर की धुंधली अंधेरी रोशनी दिखाई देने लगी। अंदर से एक और आवाज सुनाई दी, जियान चेन, जल्दी करो और अपना पुरस्कार चुनो। इसके अलावा अपने जूते उतार दो, शस्त्रागार में गंदगी ले जाना मना है। चेतावनी सुनकर जियान चेन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शस्त्रागार में प्रवेश करने के लिए उसे अपने जूते उतारने पड़ेंगे। हालांकि उसे यह अनुरोध अजीब लगा, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे मंडप में प्रवेश करने से पहले अपने जूते बाहर जमीन पर रख दिए। शस्त्रागार का अंदरूनी हिस्सा असाधारण रूप से उज्ज्वल था। किताबों की अलमारियों की किसी भी पंक्ति पर धूल का एक भी कण नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक शेल्फ पर पुरानी और साधारण सामग्री से बनी किताबें रखी हुई थीं। ये अलमारियां अपने आप में काफी रहस्यमयी थीं क्योंकि उनमें कोई घिसाव या क्षति नहीं थी। विभिन्न किताबों की अलमारियों में रखी प्रत्येक किताब एक जादुई जानवर की खाल से बनी थी और प्रत्येक किताब कई इंच मोटी और चौड़ाई में पन्ने वाली थी। चारों ओर नजर घुमाने पर उसे तुरंत एक भूरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत सी किताबों की अलमारियों में से एक को सावधानीपूर्वक साफ कर रहा था, मानो प्रत्येक पुस्तक एक खजाना हो जिसकी ईमानदारी से सफाई की आवश्यकता हो ताकि उस पर कोई धूल न रह जाए। उसके पीछे चुपचाप खड़े होकर जियान चेन ने साधारण दिखने वाले बुजुर्ग से कोई शब्द नहीं कहा। उसकी शक्ल से बुजुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी तरह की मार्शल आर्ट करने में असमर्थ है, लेकिन जियान चेन जानता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल से भरे शस्त्रागार के साथ इस जगह का संरक्षक इतना सरल नहीं हो सकता था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि बुजुर्ग को जियान चेन के आने का आभास ही न हुआ हो। वह पूरे मन से हर किताब को बुकशेल्फ से निकालने और फिर हर पन्ने को ध्यान से साफ करने में लगा रहा। जैसे ही किताब साफ हो जाती वह उसे वापस रख देता और अगली किताब पर चला जाता। बुजुर्ग ने जियान चेन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने दिया। जैसे ही उसने पूरी बुकशेल्फ खत्म की, बुजुर्ग मुड़े और जियान चेन की ओर चलने लगे। ये जियान चेन है, मैं वरिष्ठ को नमस्कार करता हूँ। ये देखकर कि कैसे बुजुर्ग उसकी ओर मुड़ रहे थे, जियान चेन ने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। बुजुर्ग ने जियान चेन की ओर देखे बिना आगे बढ़ना जारी रखा और फिर बोला, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल ऊपरी स्तरों में है, मेरे पीछे आओ। हाँ वरिष्ठ। जियान चेन जल्दी से बुजुर्ग के पीछे चला गया।
आपको सावधान रहना चाहिए और यहाँ मौजूद किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा, लेकिन उसमें से स्पष्ट रूप से शक्ति निकल रही थी। बुजुर्ग की बात का तुरंत जवाब देते हुए जियान चेन को पता था कि पूरा मंडप उन चीजों से भरा पड़ा है जो इस बुजुर्ग को खास तौर पर पसंद है। अगर वह जरा सा भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। जियान चेन ने मंडप में उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे पीछे सावधानीपूर्वक कदम रखा। उसके कदम विशेष रूप से हल्के थे क्योंकि वह बहुत भारी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ ही समय बाद जियान चेन ने खुद को सबसे ऊपर के स्तर पर बड़े आदमी के साथ पाया। यहाँ सिर्फ 4 बुकशेल्फ थे, लेकिन हर एक में किताबों की संख्या अलग अलग थी। कुछ में कुछ 100 किताबें थीं तो कुछ में सिर्फ कुछ दर्जन। अचानक एक पतली सी किताब पकड़कर बुजुर्ग ने उसे जियान चेन को थमा दिया। इस किताब में स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल और स्वर्ग स्तर की साधना विधियों दोनों का वर्णन है। एक नज़र डालो और फिर अपनी पसंद का चुनाव करो। बुजुर्ग से किताब लेते हुए जियान चेन ने पन्ने पलटने शुरू किए। वास्तव में बुजुर्ग ने जो कहा वह सही था। किताब में हर एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल या साधना विधि की सूची थी। ये जियान चेन के लिए विशेष रूप से आश्चर्यजनक था क्योंकि वह सैकड़ों युद्ध कौशल और साधना विधियों को देख पा रहा था। जब उसने सूची को पढ़ना शुरू किया तो उसकी बोलती बंद हो गई। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल वर्तमान दुनिया के लिए एक खजाना था। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस शस्त्रागार में स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल लगभग चावल की तरह आम थे। अगर इन युद्ध कौशलों की विशाल मात्रा दुनिया को बताई जाए तो पूरा महाद्वीप चौंक जाएगा। वरिष्ठ, इतने सारे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ क्या किसी ने पहले उन्हें चुराने की कोशिश नहीं की? जियान चेन ने अचानक पूछा। ये शब्द सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस बिंदु पर जियान चेन को अचानक एहसास हुआ कि उसने एक बेहद मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। भाड़े के शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो इन युद्ध कौशलों की लालसा रखता हो और साथ ही उन्हें चुराने की क्षमता भी रखता हो। कोई और सवाल न होने पर जियान चेन ने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और साधना विधि की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद जियान चेन ने आखिरकार युद्ध कौशल और साधना पद्धति पर फैसला किया। बिना किसी और शब्द के बुजुर्ग 2 अलग अलग किताबों की अलमारियों के पास गए और 2 किताबें निकालकर जियान चेन को सौंप दी। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए। कांपते हाथों से दोनों पुस्तकें लेते हुए जियान चेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो 2 वस्तुएं उसे दी गई थीं, वे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और साधना विधि थीं। जियान चेन ने 9 क्लाउड मूवमेंट नामक हेवन टियर बैटल स्किल को चुना था। यह एक ऐसा बैटल स्किल था जिसे कोई भी सीख सकता था और इसके लिए किसी खास विशेषता, सेंटफोर्स या किसी अन्य सख्त शर्तों की आवश्यकता नहीं थी। 9 बादल आंदोलन के कुल 9 रूप थे, जिनमें से प्रत्येक रूप पिछले वाले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यह अफवाह थी कि सबसे अंतिम रूप स्वर्ग को तोड़ने और दुनिया को हिला देने में सक्षम था। शस्त्रागार से निकलकर जियान चेन उस बुजुर्ग का अनुसरण करता हुआ, जिसने पहले उसका मार्गदर्शन किया था, वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां से वे आए थे। रास्ते में बुजुर्ग ने उससे कहा, पवित्र भूमि 3 दिनों में खुल जाएगी। उस समय तक कोई तुम्हें लेने आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम उससे पहले मर्सिनरी सिटी न छोड़ो। हाँ, सीनियर। बिना किसी और देरी के जियान चेन और बुजुर्ग हॉल में वापस आ गए जहां जियान चेन के चलने के लिए एक अंतरिक्ष द्वार खुला था। जब उसने इस स्पेस गेट को देखा तो जियान चेन के दिल में आशंका की लहर दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भाड़े के सैनिकों के शहर में न होकर अंतरिक्ष के किसी कोने में था? बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन स्पेस गेट से गुजरा और खुद को मर्सिनरी सिटी के प्लाजा में वापस पाया। अब सिर्फ इतना फर्क था कि बड़ा अखाड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था, पीछे जमीन का एक विशाल सपाट टुकड़ा रह गया था। पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भीड़ बहुत पहले ही उस क्षेत्र को खाली कर चुकी थी, इसलिए बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। प्रतियोगिता को समाप्त हुए 2 घंटे ही हुए थे, लेकिन शीर्ष 10 के लिए घोषणाएं पहले ही आसमान में एक बड़े सफेद बैनर द्वारा की जा चुकी थीं, जिस पर शीर्ष 10 लड़ाकों के नाम शानदार तरीके से लिखे गए थे। प्रथम स्थान पर जियान चेन रहे, दूसरे स्थान पर झार और तीसरे स्थान पर मिंगडोन रहे। देखो, भाड़े के सैनिकों की सभा से नंबर 1 व्यक्ति जियान चेन। अचानक एक युवक को जियान चेन के अस्तित्व का पता चला और वह उत्साह में चिल्लाया। युवक की चीख सुनकर इलाके में मौजूद हर कोई अचानक सफेद वस्त्र पहने जियान चेन की ओर देखने लगा। ईर्ष्या, जलन और प्रशंसा से भरे चेहरे उससे घूर रहे थे और बहुत सी सुंदर युवा महिलाओं ने अपनी प्रशंसा भरी आंखों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई।
जियान चेन एक सुंदर चेहरे वाला सुंदर व्यक्ति था और इसलिए वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी उपस्थिति से किसी भी लड़की के दिल पर कब्जा कर सकता था। अभी भाड़े के सैनिकों के राजा होने की महिमा के साथ साथ अपनी ताकत के हालिया प्रदर्शन के साथ वह पहले से ही ज्यादातर लड़कियों के लिए चमकदार सफेद शूरवीर बन गया था। अध्याय 342 मिंग डोन का प्रस्थान। भीड़ से अलग होकर जियान चेन अंततः भीड़ से दूर जाने में कामयाब हो गया और उसी पहली सराय में वापस आ गया जहां उसने विश्राम किया था। शराबखाने में अनगिनत लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। हर एक समूह में विषय भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 रैंक वाले जियान चेन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। किसने सोचा होगा कि जियान चेन पहला स्थान हासिल कर लेगा। मैंने सुना है कि उसके पास केवल पहले या दूसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर स्तर की ताकत है। उसके लिए छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर झार को हरा पाना एक रेडियंट सेंट फोर्स के साथ लगभग असंभव है। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका रूप रंग सुसंस्कृत और सुशिक्षित था बोला। एक नज़र में उस आदमी को विद्वान माना जा सकता था। ये सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान चेन झार को हरा देगा। इसकी कीमत मुझे 3000 बैंगनी सिक्के चुकाने पड़े। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जियान चेन पर दांव लगाता। एक और साहसी दिखने वाले आदमी ने 3000 बैंगनी सिक्के हारने की याद से क्रोधित चेहरे के साथ अपने मुंह में शराब का प्याला डाला। हाँ नौजवान, तुमने सिर्फ 3000 बैंगनी सिक्के खोए हैं तो क्या हुआ? उन लोगों की तुलना में जिन्होंने लाखों बैंगनी सिक्के जुए में हारे हैं, तुम्हारा नुकसान समुद्र में एक बूंद के अलावा कुछ नहीं है। विद्वान हंसा। मेज पर बैठे 4 अन्य भाड़े के सैनिकों में से एक ने लंबी सांस ली। एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल। अगर मैं अपना पूरा जीवन भी जी लूं तो भी मैं खुद इसे नहीं पा सकूंगा। जियान चेन को इतनी आसानी से इसे प्राप्त करने में सक्षम होना, मुझे उससे ईर्ष्या है। बड़े भाई, हम बस गलत समय पर पैदा हुए, अन्यथा हम भाड़े के सैनिकों की सभा में भी भाग लेने में सक्षम होते। आपकी इच्छा। क्या आपको लगता है कि प्रथम स्थान प्राप्त करना इतना आसान है? क्या आपने नहीं देखा कि जो लोग हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे उन्होंने भाग लिया और शीर्ष 10 में प्रवेश करने से पहले ही बाहर हो गए? अगर हम प्रतिभागी भी होते तो भी हमारे लिए शीर्ष 100 में प्रवेश करना एक चमत्कार होता। ये सही है, हम सभी इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए इन चीजों के बारे में सोचना ही बेहतर नहीं है। तियान युआन महाद्वीप काफी बड़ा है और इसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर एक को बचपन से ही विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए उनकी ताकत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे कम उम्र में ही अर्थ सेंट मास्टर बन सकें। इसके अलावा उनके पास सबसे गहन युद्ध कौशल और साधना विधियों तक पहुंच है। क्या आपने मिंग डोन को नहीं देखा? वह अपनी कम उम्र में ही एक उन्नत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने में सक्षम था और फिर भी वह केवल तीसरे स्थान पर था। मुझे यकीन है कि पहले स्थान पर रहने वाला जियान चेन स्वर्ग सेंट मास्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भी काफी मजबूत है। चारों ओर की बातचीत से पता चला कि अधिकांश लोग जियान चेन से ईर्ष्या और प्रशंसा से भरे हुए थे। लेकिन तभी एक तेज नजर वाले व्यक्ति ने जियान चेन को अंदर आते हुए देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, सब लोग देखो, क्या ये प्रतियोगिता का विजेता जियान चेन नहीं है? उसकी आवाज सुनकर सभी ने तुरंत खाना बंद कर दिया और अपने सिर घुमाकर उस ओर देखने लगे जहां उस आदमी ने इशारा किया था। हर कोई सफेद लबादे वाले जियान चेन को देखकर हैरान रह गया। पहले से शोरगुल से भरी सराय में किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन ने अपनी ओर देख रही सभी निगाहों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके साथ ही जियान चेन सराय की ऊपरी मंजिलों की ओर चला गया। जिस क्षण जियान चेन गायब हुआ, सराय में सभी लोग तुरंत ही चहचहाने लगे। जियान चेन इस सराय में है। क्या आपको लगता है कि उसने यहाँ एक कमरा किराए पर लिया है? जियान चेन मेरी सोच से भी ज्यादा जवान दिखता है। एक नज़र में ही मैं बता सकता था कि वह एक बड़े परिवार से है और उसमें काफी संभावनाएं हैं। वह न सिर्फ जवान और होनहार है बल्कि वह काफी सुंदर भी है। इतनी कम उम्र में जियान चेन छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर झार को हराने में सक्षम था। उसकी क्षमता वास्तव में असीमित है। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और साधना विधि जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों की सभा से जीती है। निश्चित रूप से अभी उसके पास होनी चाहिए। कितनी ईर्ष्या है। आप जो बोलते हैं उस पर ध्यान दें ताकि आपको परेशानी न हो। क्या आपके पास कोई फिल्टर नहीं है कि आप जोर से क्या बोलते हैं? सराय के कुछ निवासी आपस में बातें करते रहे, यहाँ तक कि व्यस्त वेट्रेस भी जल्दी जल्दी एक दूसरे से बोली, जल्दी करो और दुकानदार को खबर दो। भाड़े के सैनिकों का राजा जियान चेन हमारी सराय में है, यह एक बड़ी घटना है। सराय की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर जियान चेन तुरंत किन शियाओ के कमरे में चला गया।
उन्होंने पहले से ही एक निजी कमरा तैयार कर रखा था जहां उसे उसकी जीत पर बधाई देने के लिए सभी प्रकार के विदेशी व्यंजन तैयार किए गए थे। खाने की मेज पर पहले से ही डुगुफैंग, तियानमुलिंग, किनजी, युनझेन, सीनियर एन, मिंगडोन, किन शियाओ, किन जुए और कई अन्य लोग बैठे हुए थे। उनके अलावा तियानकिन कबीले के ग्रैंड एल्डर को मुस्कुराते हुए इंतजार करते देखा जा सकता था। जिन सभी लोगों से जियान चेन परिचित था उनमें से हुआंग लुवान को छोड़कर सभी यहां एकत्र हुए थे। खाने की मेज पर सभी ने जियान चेन को उसकी जीत पर बधाई दी, यहां तक कि तियानकिन कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग ने भी जियान चेन के प्रति अपना रवैया बदलकर उसे और भी सम्मानजनक दर्जा दे दिया था। यहां तक कि किनजी और तियानमुलिंग को भी उसने सम्मान दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तियानकिन कबीले के 3 बाहरी लोग डुगु फैंग, किनजी और तियानमुलिंग तीनों अलग अलग गुटों से थे और उनकी ताकत तियानकिन कबीले की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। किनजी की पहचान खास तौर पर बहुत ही असाधारण थी। भोजन के बाद जब सभी चले गए, जियान चेन और मिंग डोंग दोनों जियान चेन के कमरे में लौट आए जहां मिंग डोंग ने कहा, 2 दिनों में चाचा तियान और मैं अपने पिता और माँ को यहाँ ले आएंगे, इसलिए मैं कुछ समय के लिए चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो। 3 दिन में मैं आधे साल के लिए पवित्र भूमि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। जियान चेन ने हंसते हुए सहज भाव से हाथ हिलाया। जियान चेन के पास बैठते हुए मिंग डोंग ने पूछा, जियान चेन, मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उनके लिए कुछ समाचार लाऊं? जियान चेन के चेहरे पर तुरंत द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई। इस सवाल से उसके दिमाग में छिपे कुछ विचार बाहर आ गए। मैं अब तक काफी समय से अपना घर छोड़ चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ठीक है या नहीं। मेरे बड़े भाई चांगयांग हु और दूसरी बहन चांगयांग मिंगयू भी हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। चांगयांग मिंगयू ने अब तक शादी कर ली होगी, ये कितनी शर्म की बात है कि मैं समारोह में शामिल नहीं हो पाया। जियान चेन ने उदास होकर सोचा। इस विचार से उसे अचानक एहसास हुआ कि वह घर वापस लौटने और अपने परिवार को एक बार फिर से देखने के लिए कितना तरस रहा था। उसे अपना घर छोड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया था। जियान चेन को उदास देखकर मिंग डोंग की आंखों में एक अवर्णनीय भाव था। जियान चेन के हाव भाव से वह देख सकता था कि कुछ ऐसा था जो उस पर भारी पड़ रहा था। जियान चेन के कंधे पर हाथ रखते हुए मिंग डोंग ने हल्के से कहा, जियान चेन, क्या हुआ? अगर कोई परेशानी है तो आगे बढ़कर मुझे बताओ। मैं, मिंग डोंग, निश्चित रूप से आपकी मदद करने का कोई रास्ता खोजूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं निश्चित रूप से चाचा तियान से पूछूंगा। मिंग डोंग के शब्दों ने जियान चेन को उसके विचारों से जगा दिया था। अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं है, मैं बस कुछ पुरानी यादें याद कर रहा हूँ, बस इतना ही। हुआयू संप्रदाय से निपटने के लिए जियान चेन को शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि वह जानता था कि मिंग डोंग और चाचा तियान से मदद मांगने से मामला आसानी से सुलझ जाएगा और शायद गेसुन साम्राज्य के वर्तमान संकट पर भी असर पड़ेगा। जियान चेन इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। हुआयून संप्रदाय ने उसे 15 साल की उम्र में ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। जियान चेन के लिए इसने उनके लिए इतनी नफरत पैदा कर दी थी कि वह कभी नहीं भूल सकता। जियान चेन अपनी शक्ति से इस मामले को खत्म करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई बाहरी शक्ति उसके बदला लेने में उसकी मदद करे। मन ही मन आह भरते हुए जियान चेन ने अपने अंतरिक्ष वलय से स्वर्ग का चुराया हुआ भाग्य निकाला और कहा, मिंगडोंग, आपका घर गेसुन साम्राज्य से बहुत दूर नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपनी वापसी यात्रा के दौरान आप इसे लो सिटी में चांगयांग कबीले के चांगयांग बा को सौंप सकते हैं। मूल रूप से जियान चेन ने मिंगडोंग को उन्नत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल 9 बादल आंदोलन देने की योजना बनाई थी ताकि वह चांगयांग कबीले को दे सके, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने उन्हें स्वर्ग की चोरी की हुई संपत्ति देने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल बहुत कीमती था। उसे डर था कि अगर यह खबर फैल गई कि उन्नत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल चांगयांग कबीले के पास है तो परेशानी होगी। जबकि चांगयांग कबीला कमजोर नहीं था, वे 2 स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, खासकर जब से उनमें से एक उन्नत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था। इसलिए जियान चेन ने आखिरकार मिंगडोंग को स्वर्ग की चोरी की गई किस्मत को युद्ध कौशल की विशेषता के कारण वापस लाने का फैसला किया। जब सक्रिय किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता पाएगा कि यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था। यह एक युद्ध कौशल था जो सीधे किसी की ताकत बढ़ाता था। ये बताना मुश्किल था कि यह कुछ खास था, क्योंकि यह खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा सकता था, अन्य स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशलों के विपरीत जो सक्रिय होते ही आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित करते थे। मिंग डोंग ने स्वर्ग से चुराई हुई संपत्ति को गंभीरता से लेते हुए कहा, चिंता मत करो जियान चेन,
मैं इसे निश्चित रूप से चांगयान कबीले के चांगयान बा के पास वापस लाऊंगा। याद रखें, आपको ये गुप्त रखना होगा कि यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। मिंग डोन का प्रस्थान अचानक हुआ। दूसरे दिन तक वह सम्मानजनक विदाई के साथ भाड़े के सैनिकों का शहर छोड़ चुका था। उसी समय किन शियाओ, किन जुए और अन्य तियानकिन कबीले के लोग भाड़े के शहर से बाहर ग्रैंड एल्डर का पीछा करते हुए निकल गए। हालांकि उन्होंने तियानझोऊ का इंतजार नहीं किया, लेकिन ग्रैंड एल्डर ने निष्कर्ष निकाला था कि तियानझोऊ को एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, और केवल एक उदास आह के साथ उन्होंने इस तरीके के बारे में और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अलग थलग जगह के भीतर टोकन इकट्ठा करना लक्ष्य था, और भले ही उसे पता चले कि तियानझोऊ को किसी ने मार दिया है, वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। यहां तक कि डुगू फैंग ने भी जियान चेन को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वह शासक आयुध को कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ भाड़े के सैनिकों के शहर से बाहर ले गया था और केवल जियान चेन को पीछे छोड़ गया था। चूंकि जियान चेन आधे साल तक पवित्र भूमि में रहेगा, इसलिए उसने सीनियर एन और यून जेन को फ्लेम मर्सिनरीज के लिए एक मिशन पर भेज दिया था। उन्हें गेसुन साम्राज्य जाना था और यह सुनिश्चित करना था कि चांगयान कबीले को सहायता दी जाए। हालांकि यहां से गेसुन साम्राज्य की दूरी काफी बड़ी थी, लेकिन ये दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 343 अतुलनीय स्वर्गीय जादूगरनी। अब तक जिस सराय में जियान चेन रह रहा था, उसके ऊपर एक लंबा लाल बैनर लहरा रहा था। इस पर शानदार सुलेख में सिर्फ एक पंक्ति में लिखा था, जिसमें जियान चेन को भाड़े के सैनिकों का राजा बनने के लिए बधाई दी गई थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि यह वही सराय है जिसमें वह रह रहा था। इसने न सिर्फ जियान चेन की प्रशंसा की, बल्कि इसने सराय के लिए एक विज्ञापन का काम भी किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। सराय के मालिक ने बहादुरी से जियान चेन के सारे खर्चे माफ कर दिए थे और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे वह किसी देश का राजा हो। इस तरह का सम्मान जियान चेन के लिए बिल्कुल नया था, और कई बार उसे लगा कि उसने किसी और के साथ जीवन बदल लिया है। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा करीब आ रहा था, जिससे जियान चेन के भाड़े के सैनिकों के राजा होने का विषय बेहद लोकप्रिय हो गया। चून की सराय के मालिक ने गर्व से बताया कि उसकी सराय में कौन रह रहा है, इसलिए पूरे भाड़े के सैनिकों के शहर को पता चल गया था कि जियान चेन वर्तमान में टेकसमेल सराय में रह रहा है। कई लोग जियान चेन को देखने की उम्मीद में या किसी अन्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसके करीब आने लगे, इसलिए उनमें से कई ने पास में रहने के लिए सराय में एक कमरा आरक्षित कर लिया था। संक्षेप में, सराय के चतुर मालिक ने अपनी सराय को मर्केनरी सिटी में एक लगभग पौराणिक सराय में बदल दिया था। अपनी पहचान और अपने निवास स्थान का खुलासा होने के बाद जियान चेन ने अपने कमरे में आने वाले कई लोगों का सामना किया, जो तरह तरह के निमंत्रण दे रहे थे। अंत में जियान चेन ने और अधिक मदद नहीं की और अपने कमरे को बंद कर दिया। साथ ही उसने मालिक को सूचित किया कि उसे खेती करने के लिए कुछ दिन चाहिए और वह परेशान नहीं होना चाहता। उसने किसी को भी उसे परेशान करने से मना किया, अन्यथा वह सराय को स्थानांतरित कर देगा। सराय का मालिक जियान चेन की बातों से घबरा गया था। बड़ी मुश्किल से वह ऐसे देवता को अपनी सराय में ठहरा पाया था। वह जियान चेन को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। इसके साथ ही उसने तुरंत जियान चेन के अनुरोध पर सहमति जताई और कुछ किराए के लोगों को जियान चेन के लिए पूरे इलाके की नाकाबंदी करने को कहा, ताकि कोई भी अंदर न जा सके। यहां तक कि एक स्वर्ग संत गुरु को भी प्रवेश वर्जित था। आखिरकार यह भाड़े के सैनिकों का शहर था, जिसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने कमरे की सीमा के भीतर जियान चेन ने इल्यूजनरी फ्लैश को समझने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। हालांकि वह पहले से ही इसकी मूल बातें समझ चुका था, लेकिन वह परिचयात्मक चरणों में महारत हासिल नहीं कर पाया था। इल्यूजनरी फ्लैश असाधारण रूप से गहरा था और स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य से भी अधिक जटिल था। कुछ दिनों के बाद जियान चेन ने बहुत कम प्रगति की थी, लेकिन अपनी गति के साथ वह अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रगति करने में कामयाब रहा। जैसे जैसे जियान चेन की भ्रमात्मक फ्लैश की समझ गहरी होती गई, उसे लगने लगा कि अगर वह वास्तव में युद्ध कौशल में निपुण हो जाए, तो वह भयावह गति से बड़ी दूरी तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। मर्सिनरी सिटी की सत्ताधारी पार्टी का एक सदस्य जियान चेन को खोजने के लिए आगे आया और सम्मानपूर्वक उससे बाहर आने के लिए कहा। जियान चेन उस युवक का पीछा करते हुए एक महल जैसी इमारत के पास एक चौराहे पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य दृढ़ निश्चयी दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से हुई, जो उसका इंतजार कर रहा था। सम्माननीय जियान चेन, मुझे एल्डर फैंग को आपको मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया है, कृपया मेरे पीछे आइए। मध्यम आयु के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा, क्योंकि वह जियान चेन को अंतरिक्ष द्वार तक ले गया।
आदरणीय जियान चेन, आपको दूसरी तरफ जाने के लिए इस अंतरिक्ष द्वार से होकर यात्रा करनी होगी, बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। आदमी बोला। धन्यवाद के एक शब्द के साथ जियान चेन ने स्पेस गेट से प्रवेश किया। जियान चेन को पहले से ही भाड़े के शहर की अच्छी समझ थी, इसलिए जब उसने सुना कि उसे स्पेस गेट से यात्रा करने की आवश्यकता है, तो उसे अब यह अजीब नहीं लगा क्योंकि वह पहले से ही इसका आदी था। एक चमकती हुई रोशनी के साथ जियान चेन स्पेस गेट के दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां मीठी महक वाले फूलों से भरा एक बगीचा दिखाई दे रहा था। 50 मीटर आगे दो सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग वहां शतरंज खेल रहे थे। जियान चेन ने दोनों बुजुर्गों को पहचान लिया। उनमें से एक वह बुजुर्ग था जिसने पहले सभी टोकन उपलब्ध कराए थे और फाइनल के लिए रेफरी था। दूसरा सदस्य वह बुजुर्ग था जो शस्त्रागार की सफाई कर रहा था। चारों ओर नजर घुमाते हुए जियान चेन को एहसास हुआ कि वह फूलों के एक महासागर में खड़ा था जहां अनगिनत तितलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। ये जगह ऐसी लग रही थी मानो ये धरती पर एक दुर्लभ स्वर्ग हो। दो बुजुर्गों के अलावा वहां कोई और नहीं था। जियान चेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह धीरे धीरे हल्के कदमों से बड़ों की ओर बढ़ा। आखिरकार शतरंज खेलने वाले बड़ों के पास पहुंचकर जियान चेन ने बिना कुछ कहे धैर्यपूर्वक उनके खेल खत्म होने का इंतजार किया। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर शांति थी और वे पूरी तरह से शतरंज के खेल पर ध्यान दे रहे थे तथा जियान चेन के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद दोनों बुजुर्गों ने असहाय भाव से अपना खेल समाप्त किया। तो फिर से बराबरी हो गई। एल्डर हुई, ऐसा लगता है कि शतरंज के खेल पर फैसला करने के बाद भी निर्णय आसानी से नहीं लिया जा सका। शस्त्रागार में मौजूद एल्डर हंसा और शतरंज के मोहरों को वापस बक्से में रखना शुरू किया। एल्डर हुई नामक व्यक्ति के चेहरे पर भी कड़वी मुस्कान थी। ये सही है, हालांकि हमें जीतने या हारने के बारे में ज्यादा निर्णय नहीं लेना है, फिर भी यह एक कठिन विकल्प है। जल्दी से दोनों बुजुर्गों ने खड़े होने से पहले उस जगह को साफ किया। शस्त्रागार में सफाई कर रहा बुजुर्ग आसमान की ओर देखते हुए बोला, अब हमारे जाने का समय हो गया है। एल्डर हुई ने अपना सिर हिलाया, तो चलो नौजवान, हमारे पीछे आओ। उन्होंने अपने अंतिम शब्द जियान चेन की ओर निर्देशित किए। हाँ सीनियर, जियान चेन ने जवाब में जल्दी से अपने हाथों को कप में भर लिया। दोनों बुजुर्गों को कम से कम स्वर्ग के सर्वोच्च संत गुरु होना चाहिए था, खासकर वह बुजुर्ग जो रेफरी रह चुका था। कई बार जियान चेन के मन में क्षणिक विचार आते थे कि वह एक संत शासक है। ऐसे व्यक्ति के लिए जियान चेन सिर्फ एक छोटी ड्रैगनफ्लाई थी। जियान चेन द्वारा उन्हें वरिष्ठ कहे जाने पर एल्डर हुई ने हंसते हुए कहा, युवक, तुम्हें जियान चेन कहा जाता है ना? तुम मुझे 13वें एल्डर कह सकते हो। जहां तक दूसरे एल्डर की बात है, तुम उसे 8वें एल्डर कह सकते हो। हमें वरिष्ठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बड़ों। जियान चेन ने जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसी समय वह ये सुनकर चौंक गया था कि भाड़े के शहर में कम से कम 18 बुजुर्ग थे। फूलों की दुनिया से होते हुए 2 बुजुर्गों का पीछा करते हुए जियान चेन अंततः सड़क से कई किलोमीटर नीचे एक और बड़े अंतरिक्ष द्वार पर पहुंचा। उस समय जियान चेन ने खुद को एक सुनसान इलाके में पाया जहां एक बड़ा बलि मंच था जिस पर हजारों स्मारक पट्टिकाएं लगी हुई थीं। मंच के पास पहले से ही 8 लोग खड़े थे जो बिना किसी ध्यान के पट्टिकाओं को देख रहे थे। उन 8 पुरुषों में एक अधेड़ उम्र का पुरुष, एक 40 साल की महिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 70 या 80 साल की दादी लग रही थी, तथा बाकी सभी काफी बुजुर्ग थे। ऐसा लग रहा था मानो 8 लोग अपनी मूल अवस्था में लौट आए हों, जहां उनकी उपस्थिति को रोक दिया गया था। हर कोई बिल्कुल साधारण दिख रहा था और किसी भी तरह से अद्वितीय होने की एक भी विशेषता नहीं थी। ये 8 लोग भाड़े के सैनिकों के शहर के बुजुर्ग हैं और उनमें से प्रत्येक के पास बहुत अधिक शक्ति है। 8वें बुजुर्ग ने कहा। गंभीर होते हुए जियान चेन ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उनमें से प्रत्येक पर एक नजर डाली। पवित्र भूमि का रास्ता 1 घंटे में खुल जाएगा, अभी प्रतीक्षा करें। हम बुजुर्गों के अलावा अभी भी मर्सेनरी सिटी से कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 13वें बुजुर्ग ने कहा जब वह और 8वें बुजुर्ग दोनों उस मंच की ओर बढ़े जहां स्मारक पट्टिकाएं थीं। बिना एक शब्द कहे जियान चेन स्मारक पट्टिकाओं पर एक अजीब नजर और जिज्ञासु मन के साथ पीछे चला गया। इस समय काफी दूर से एक आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें एक सियान वस्त्र पहने औरत को जियान चेन और बाकी लोगों की ओर तेजी से उड़ते हुए देखा जा सकता था। वह महिला काफी लंबी थी और उसके बाल उसके सूती वस्त्र पर चमक रहे थे। उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखें इस तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं मानो वे आत्माओं को चुरा सकती हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे और कोमलता से उसके जीथर के तारों को सहला रही थीं। प्रत्येक कदम के साथ उसकी पतली कमर धीरे धीरे एक तरफ झुक रही थी।
हालांकि उसका रूप अभी भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी केवल ये संकेत दे रही थी कि वह एक बेमिसाल सुंदरता थी जो पलक झपकते ही राष्ट्रों को गिरा सकती थी। वह महिला धीरे धीरे भाड़े के शहर के बुजुर्गों की ओर बढ़ी। यह महिला सभी का अभिवादन करने आई है। महिला की आवाज बेहद आकर्षक और मंत्रमुग्ध करने वाली थी, मानो ये सांसारिक दुनिया से नहीं बल्कि नौवें आसमान से आया संगीत हो। महिला की बात सुनकर जियान चेन का सिर अचानक उलझन में पड़ गया। उसने पहले कभी इतनी सुंदर आवाज नहीं सुनी थी। यह एक अकथनीय अनुभूति थी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। आवाज सुनकर अन्य बुजुर्ग धीरे से मुड़े और अपने हाथों को मुस्कुराते हुए कहा, 50 साल हो गए हैं लेकिन स्वर्गीय जादूगरनी अभी भी उतनी ही सुंदर है जितनी पहले थी। बुजुर्गों में से एक ने कहा। सियान रंग के वस्त्र पहने महिला मुस्कुराई, 15वें एल्डर बहुत दयालु हैं। स्वर्गीय जादूगरनी, 50 साल हो गए हैं। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अधेड़ उम्र की महिला ने उसे सांस रोक देने वाली नजर से देखते हुए कहा। हाँ, जीथर की बेमिसाल संत स्वर्गीय जादूगरनी, ऐसी खूबसूरती जो चांद को भी शर्मिंदा कर दे और पक्षियों और जानवरों को भी मोहित कर ले। तियान युआन महाद्वीप की परी जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। एक शब्द से सैकड़ों फूल खुद पर शर्मिंदा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग हंसा। ये सुनकर अन्य लोगों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई और वे भी उसकी प्रशंसा करने लगे। स्वर्गीय जादूगरनी, जीथर की संत, क्या यह महिला वही स्वर्गीय जादूगरनी है जिसके बारे में तियानकिन कबीले की दूसरी महिला ने बात की थी? जियान चेन ने आश्चर्य से सोचा क्योंकि वह उस तेजस्वी महिला को देख रहा था और उसके दिल में भावनाओं की एक बड़ी लहर दौड़ रही थी। अध्याय 344, पवित्र भूमि में प्रवेश। तियानकिन कबीले की दूसरी मिस से जियान चेन को दी गई खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय जादूगरनी तियान युआन महाद्वीप पर एक महान हस्ती थी। वह अपनी सुंदरता से किसी भी राष्ट्र को गिराने में सक्षम थी, जिसे बेहद अनोखा माना जाता था। जीथर के साथ उसकी क्षमता बेजोड़ थी और उसके पास राक्षसी चीख का जीथर था जो उसके गीतों से जीथर के किसी भी अन्य विशेषज्ञ को शर्मिंदा कर सकता था। यहाँ तक कि उसके प्रतिद्वंद्वी भी मधुर गीतों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके शरीर के ऐसा करने से पहले उनकी आत्माएं मिट जाती थीं। इसके अलावा स्वर्गीय जादूगरनी ने युद्ध के मैदान में एक ही गाथा गाकर दो देशों के बीच युद्ध को रोक दिया था, जिसके कारण दोनों पक्षों के लाखों सैनिक 3 दिन और 3 रातों तक सोए रहे थे। ये वास्तव में एक भयावह कार्य था। स्वर्गीय जादूगरनी बहुत समय पहले ही संत बन चुकी थी और साथ ही एक संत शासक भी थी। इस तरह का व्यक्ति पहले से ही महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा था और दूसरों को अनदेखा कर रहा था। जियान चेन ने जो कल्पना नहीं की थी वह ये थी कि वह पीढ़ी में एक बार आने वाले संत शासक स्वर्गीय जादूगरनी को देख पाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसने जियान चेन की भावनाओं को हिला दिया था। आखिरकार एक संत शासक उसके सामने था, उससे भी अधिक, लेकिन यह महिला एक जीवित किंवदंती थी। स्वर्गीय जादूगरनी ने अपने चेहरे की विशेषताओं को छिपा रखा था, लेकिन इससे उसकी रूपरेखा और शरीर को छिपाने में कोई मदद नहीं मिली। वह न केवल काफी लंबी थी, बल्कि उसका सुंदर शरीर अवर्णनीय था। उसकी सुंदरता से कोई भी घुट सकता था, ऐसा लगता था जैसे वह इस दुनिया के लिए नहीं बनी थी। और यहाँ तक कि जियान चेन को भी उस पल से अपनी आंखें हटाना मुश्किल हो गया था जब उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि आसपास की दुनिया ने अपना रंग खो दिया है, जबकि वह एकमात्र केंद्रबिंदु बची हुई थी। तभी स्वर्गीय जादूगरनी ने जियान चेन की निगाह को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक के साथ उसने स्वर्गीय आवाज में कहा, बुजुर्गों, ये भाड़े के सैनिकों का राजा होना चाहिए, है न? 8वां एल्डर हंसा। स्वर्गीय जादूगरनी ने सही अनुमान लगाया है, उसे जियान चेन कहा जाता है और वह हमारे भाड़े के सैनिकों का राजा है। हालांकि वह केवल प्रथम चक्र पृथ्वी संत मास्टर है, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सिर हिलाते हुए स्वर्गीय जादूगरनी ने और कुछ नहीं कहा, मानो उसने उसमें अपनी रुचि खो दी हो। स्मारक पट्टिकाओं पर नजर डालते हुए उसकी आंखें अचानक विचलित हो गईं। ये देखकर कि कैसे बुजुर्ग स्वर्गीय जादूगरनी से इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि वे उसके बराबर के हों, जियान चेन चकित रह गया। वह 13वें बुजुर्ग द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पवित्र भूमि एक ऐसी जगह थी जहां केवल संत शासक ही प्रवेश कर सकते थे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संत शासक नहीं था प्रवेश करना चाहता था तो उसे भाड़े के सैनिकों का राजा होना पड़ता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ के सभी बुजुर्ग कम से कम संत शासक हैं? यहाँ तक कि शस्त्रागार में मौजूद 13वें बुजुर्ग भी संत शासक हैं। जियान चेन ने चौंक कर सोचा। 10 संत शासकों के लिए मर्सिनरी सिटी इतनी मजबूत थी कि उस समय इस पर विश्वास करना मुश्किल था। इसके बाद एक के बाद एक बुजुर्ग जियान चेन से अपना परिचय देने के लिए आए।
जैसे जैसे जैन चेन को उनकी पहचान समझ में आई, उसने महसूस किया कि पहले दो बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी दूसरी शक्तियों से जुड़े हुए थे, लेकिन मर्सिनरी सिटी के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। अभी जियान चेन के अलावा वहां दोनों लिंगों के 26 लोग थे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग 70 की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ 40 साल के पुरुष थे। फिर भी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति स्वर्गीय जादूगरनी थी, जो लोगों के एक समूह के बीच खड़ी थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुर्गियों के बीच सारस हो। अभी 1 घंटा और बाकी था जब एक और व्यक्ति हवा में उड़कर बाकी सभी के साथ शामिल हो गया। ये व्यक्ति एक युवा था जिसने एक महंगा दिखने वाला सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह जियान चेन से बहुत अलग पैमाने पर असाधारण रूप से सुंदर भी था। हालांकि वह सुंदर होने के बावजूद उसके चेहरे पर थोड़ा स्ट्रैंड पहलू था, जबकि जियान चेन के चेहरे पर मर्दाना भाव था। युवक के चेहरे पर मुस्कान थी जिससे रोशनी निकल रही थी जब वह स्वर्गीय जादूगरनी की ओर बढ़ा और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर बोला, स्वर्गीय जादूगरनी, 50 साल हो गए हैं, फिर भी तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। युवक ऐसे बोल रहा था मानो उसकी आंखें उसके प्रति उसके प्रेम को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थीं। स्वर्गीय जादूगरनी की आंखें सिकुड़ गईं और घृणा का भाव दिखाई देने लगा। युवक की ओर देखे बिना ही वह बोली, मैं बिजिन वान को उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद देती हूँ। मानो स्वर्गीय जादूगरनी के अपने प्रति दिखाए जा रहे रवैये को अनदेखा करते हुए युवक स्वर्गीय जादूगरनी की ओर एक बार फिर से उसके प्रति मुग्ध भाव से चला गया। स्वर्गीय जादूगरनी, हम एक दूसरे को 200 वर्षों से जानते हैं, आप मुझे अपने 3 पवित्र द्वीपों की सैर के लिए कब आमंत्रित करेगी? मैंने सुना है कि 3 पवित्र द्वीप पृथ्वी पर एक स्वर्ग है जहां कोई संघर्ष नहीं है और केवल सामंजस्यपूर्ण मछुआरों का एक समूह है। इस जगह ने बहुत पहले ही युद्ध से खुद को दूर कर लिया है। मैं लंबे समय से ऐसी जगह का इंतजार कर रहा हूं। मैं बिजिन इस तरह के कारण से इतने लंबे समय तक नहीं लड़ा हूं। हर एक बुजुर्ग असहाय चेहरे के साथ इस बातचीत को देख रहा था। वे सभी जानते थे कि बिजेन ने स्वर्गीय जादूगरनी की प्रशंसा की थी। जब बिजेन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जब वह स्वर्गीय जादूगरनी से मिला था तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। एक गुप्त विधि का उपयोग करके वह अपने चेहरे को फिर से जवानी में वापस लाने में कामयाब रहा था ताकि वह उसका प्यार जीत सके। दुर्भाग्य से प्रेम के भूखे भेड़िए के लिए स्वर्गीय जादूगरनी ने बिजेन के उसके प्यार को जीतने के उत्साही प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वह अंततः उससे घृणा करने लगी। माफी चाहता हूं बिजिन वांग, मेरे 3 पवित्र द्वीप किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। जैसे कि प्रोत्साहित होकर बिजिन वांग के चेहरे पर एक मासूम भाव था। स्वर्गीय जादूगरनी, क्या ये हो सकता है कि मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूं? स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय जादूगरनी ने बिना सोचे समझे, बिना कोई चेहरा बनाए कहा। स्वर्गीय जादूगरनी के बर्फीले ठंडे रवैये को देखकर बिजिन वान के चेहरे पर असहाय भाव था। उसने आसमान की ओर देखा और आह भरी। इसके बाद वह बिना किसी आवाज के स्वर्गीय जादूगरनी के बगल से चला गया। इतने लंबे समय तक सफलता न मिलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उस समय मंच पर मौजूद स्थान अचानक कांपने लगा, क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होती हुई महसूस हो रही थी। समय आ गया है, पवित्र भूमि खुलने वाली है, मर्सिनरी सिटी के एक बुजुर्ग ने कहा। सबकी निगाहें उस जगह की ओर लगी हुई थीं, जहां अंदर की ऊर्जा घनत्व और तीव्रता में समृद्ध होती जा रही थी। आखिरकार अचानक ऐसा लगा कि वह जगह विकृत होने लगी है। कुछ ही क्षणों बाद वहां पहले से एकत्रित ऊर्जा की बड़ी मात्रा अपनी सीमा तक पहुंच गई, जिससे वह स्थान फट गया और अस्त व्यस्त स्थान से बना 3 फीट चौड़ा एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। पवित्र भूमि का द्वार खुल गया है, सभी कृपया अंदर चलें, मर्सिनरी सिटी के एक बुजुर्ग ने सम्मानपूर्ण लहजे में कहा और फिर धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े और फिर अराजकता में गायब हो गए। अचानक भाड़े के सैनिकों के शहर के अन्य बुजुर्गों ने पवित्र भूमि के द्वार की ओर सिर झुकाया और फिर अंदर गायब हो गए। जब भाड़े के सैनिकों के शहर के सभी बुजुर्ग द्वार से प्रवेश कर गए तो शहर के बाहर से आए संत शासकों ने भी द्वार से प्रवेश करने से पहले आदरपूर्वक सिर झुकाया। जियान चेन प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति था। हालांकि उसे पता नहीं था कि प्रवेश करने से पहले सभी ने द्वार पर सिर क्यों झुकाया था, लेकिन उसने भी ऐसा ही किया और पवित्र भूमि के अव्यवस्थित द्वार में कदम रखने से पहले द्वार को झुककर प्रणाम किया। जैसे ही जियान चेन फिर से प्रकट हुआ, उसने खुद को रोशनी की एक चमकदार किरण पर खड़ा पाया। इस क्षेत्र का वातावरण पहले से बहुत अलग था, ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी नम था। चारों ओर नजर घुमाते हुए जियान चेन ये देखकर चौंक गया कि इस क्षेत्र में कोई आकाश नहीं दिख रहा था।
100 मीटर ऊपर पूरा क्षेत्र एक पत्थर की एक स्लैब थी जो जहां तक वह देख सकता था फैली हुई थी जैसे कि उसे किसी पहाड़ के पेट से खोदा गया हो। और छत के ठीक बीच में ऊपर एक एकल क्रिस्टल दिखाई दे रहा था जिसकी मंद रोशनी ऊर्जा के साथ उतार चढ़ाव कर रही थी। आठवें बुजुर्ग जियान चेन के पास आए, जिससे जियान चेन ने आश्चर्य से पूछा, आठवें बुजुर्ग, क्या ये पवित्र भूमि है? आठवें बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, ये सही है, ये पवित्र भूमि है। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि हम एक पहाड़ के पेट में हैं। पवित्र भूमि वास्तव में यहाँ है। भाड़े के शहर के संस्थापक मोतियानयुन ने खुद शहर के भीतर पवित्र भूमि तक पहुंचने के लिए एक जगह बनाई थी। इसे पवित्र भूमि के द्वार के रूप में जाना जाएगा और उस तरीके के अलावा यहां पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जियान चेन ने पवित्र भूमि पर एक नजर डाली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मोतियानयुन किसी तरह पवित्र भूमि से जुड़ा होगा। तभी आठवें एल्डर ने ऊपर लटके तैरते क्रिस्टल को देखा और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे कि वह अचानक आकर्षण बल से आकर्षित हो रहा हो। धीरे धीरे क्रिस्टल धीरे धीरे एल्डर के हाथ की ओर तैरने लगा और आखिरकार उसके संपर्क में आ गया। वस्तु को ध्यान से देखने पर जियान चेन देख सकता था कि यह एक शंकु के आकार का क्रिस्टल था जो अंगूठे के आकार का था और फिर भी इसके पारदर्शी शरीर से एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। इससे निकलने वाली ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से शुद्ध थी, जैसे कि पूरा क्रिस्टल ही बिना किसी दाग के पूरी तरह से शुद्ध था। आठवें बड़े, ये वस्तु क्या है? जियान चेन जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सका। अध्याय 345 पवित्र भूमि में साधना। ये वस्तु पवित्र भूमि के भीतर उत्पादित की जाती है। हर 50 साल में इनमें से एक और वस्तु बनाई जाएगी। इसे हम भाड़े के सैनिक का हृदय कहते हैं और इसे हर 50 साल में गुप्त रूप से भाड़े के सैनिकों के हर एक राजा को दिया जाता है। आठवें एल्डर ने समझाया, भाड़े के सैनिक का हृदय पवित्र भूमि के भीतर संघनित विशेष ऊर्जा से बना है। यदि इसे अवशोषित किया जाता है तो न केवल व्यक्ति की शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी, बल्कि इससे व्यक्ति की आत्मा भी बढ़ेगी। जब तक कोई संत शासक नहीं है तब तक उसकी शक्ति में बहुत अधिक प्रगति और सुधार होगा। भाड़े के सैनिक का दिल जियान चेन के हाथ में सौंपते हुए आठवें बुजुर्ग ने कहा, इसे ले लो और इसे निगल लो, इससे पहले कि तुम कहीं जाकर इसे परिष्कृत करो। तुम देखोगे कि तुम बहुत ज्यादा प्रगति करोगे। हाँ, आठवें बड़े। जियान चेन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि उसने तुरंत भाड़े के सैनिक का दिल अपने मुंह में रखा और निगल लिया। ध्यान रखें, भाड़े के सैनिक के हृदय को पवित्र भूमि के भीतर ही परिष्कृत किया जाना चाहिए। यदि इसे पवित्र भूमि से बाहर ले जाया जाता है तो भाड़े के सैनिक के हृदय में एकत्रित ऊर्जा जल्दी ही वाष्पित हो जाएगी। आठवें एल्डर ने जियान चेन को चेतावनी दी। ये समझ गया, मैं आठवें एल्डर को उसकी चेतावनी के लिए धन्यवाद देता हूँ। जियान चेन ने अपने हाथों को धन्यवाद में मोड़ लिया क्योंकि उसका दिल अभी भी सदमे से कांप रहा था। इस भाड़े के सैनिक का दिल बहुत अजीब था। अगर इसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता था और एक संत शासक के लिए यह पूरी तरह से बेकार था। लेकिन यह अजीबता इतनी भी बुरी नहीं थी। यह अभी भी भाड़े के सैनिकों के हर राजा को इनाम के तौर पर मुफ्त में दिया जाता था जो संयोग से पवित्र भूमि में प्रवेश करने के योग्य एकमात्र गैरसंत शासक था। पवित्र भूमि में कुल 4 क्षेत्र हैं। पहले क्षेत्र में समय प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना तेज होता है। 10 महीनों में बाहरी दुनिया में 1 महीना होता है। यदि आप अपने संत बल को परिष्कृत करने या किसी भी स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो पहला क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा क्षेत्र दुनिया के 6 तत्वों को समझने के लिए सबसे अच्छा है। उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आधे प्रयास में 2 गुना काम पूरा कर सकता है, जिससे उसकी ताकत में काफी तेजी से और प्रभावी सुधार हो सकता है। तीसरा और चौथा क्षेत्र वह है जहां पवित्र भूमि का सबसे अच्छा हिस्सा है। पवित्र भूमि की सबसे कीमती वस्तुएं वहां पाई जा सकती हैं, जैसे कि सेंट टियर बैटल स्किल्स और यहां तक कि एक वरिष्ठ पीढ़ी की तकनीकें जो सेंट टियर बैटल स्किल के बराबर हैं। जो लोग सेंट रूलर क्षेत्र के नहीं हैं उन्हें इसे समझना मुश्किल लगेगा और इसलिए यह आपके लिए बेकार है। चौथा क्षेत्र वह है जहां हम भाड़े के सैनिकों के शहर के बुजुर्गों ने वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया है जो हमने अपने वर्षों में सीखा और महसूस किया है। तुम्हारे लिए वे बेकार हैं क्योंकि तुम्हें इसके संपर्क में आने की भी कोई उम्मीद नहीं है, अकेले ही उनकी पूर्ण गहराई को समझने में सक्षम होना। इसलिए जो क्षेत्र तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है वह पहला क्षेत्र है। तुम्हें वहां आधे साल तक साधना करनी चाहिए। ये वैसा ही होगा जैसे बाहरी दुनिया में 5 साल तक साधना करना। आठवें बुजुर्ग ने जियान चेन को समझाया। वह भाड़े के सैनिकों की सभा के लिए उद्घोषक था, इसलिए स्पष्टीकरण कुछ ऐसा था जिसका वह प्रभारी था। पवित्र भूमि के बारे में मामलों को स्पष्ट रूप से समझाने की जिम्मेदारी उसकी थी और उसने जियान चेन के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया।
जब उसने अपनी बात समाप्त की तो आठवें बुजुर्ग जियान चेन की दृष्टि से ओझल हो गए, जिससे वह आसपास अकेला व्यक्ति रह गया। अपने आसपास के स्थान का अवलोकन करते हुए जियान चेन ने देखा कि अन्य 20 बुजुर्ग पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे, इसलिए वह यहाँ अंतिम व्यक्ति था। अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आठवें एल्डर की बात मान ली और पहले क्षेत्र की यात्रा शुरू कर दी ताकि वह भाड़े के सैनिक के हृदय को परिष्कृत करना शुरू कर सके। जिस क्षण जियान चेन ने पहले क्षेत्र में प्रवेश किया, जियान चेन को लगा कि इस स्थान के भीतर का स्थान पूरी तरह से असामान्य था, जिससे उसका शरीर बिल्कुल अनुपयुक्त महसूस कर रहा था, जैसे कि यह क्षेत्र जियान चेन की उपस्थिति पर आपत्ति जता रहा हो। यह पहला क्षेत्र होगा जहां समय 10 गुना तेजी से आगे बढ़ता है। जियान चेन ने मन ही मन सोचा, जैसे उसके पैर आगे बढ़ते रहे और वह रसातल में पहुंच गया जहां उसने महसूस किया कि ऊर्जा का घनत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जैसे ही जियान चेन इस स्थान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने चारों ओर देखा और 50 मीटर की दूरी पर एक सियान वस्त्र पहने व्यक्ति को बैठा देखा। ये स्वर्गीय जादूगरनी थी। दूर से खड़े होकर जियान चेन उसकी पीठ को देखे बिना नहीं रह सका, जिससे उसके आकर्षक शरीर का एक भी हिस्सा छिपा नहीं था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जियान चेन धीरे धीरे स्वर्गीय जादूगरनी की ओर चला गया। जैसे ही वह 30 मीटर करीब पहुंचा, जियान चेन ने अचानक महसूस किया कि क्षेत्र में ऊर्जा अचानक समृद्ध हो गई है, क्योंकि यह स्वर्गीय जादूगरनी के शरीर की ओर खींच रही थी। जिस गति से इसे खींचा जा रहा था वो बढ़ गई, और बिना किसी स्पष्टीकरण के जियान चेन को पता था कि स्वर्गीय जादूगरनी जिस क्षेत्र में थी वह पहले क्षेत्र का केंद्र था। जियान चेन उससे 10 मीटर दूर जाकर बैठ गया। हालांकि वह जानता था कि वह स्वर्गीय जादूगरनी के जितना करीब जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही समृद्ध होगी, लेकिन साथ ही उसने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ पवित्र भूमि के संत स्तर युद्ध कौशल और हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अन्य साधना संबंधी अंतर्दृष्टि, आप उन्हें खोजने क्यों नहीं गए? जियान चेन ने भ्रमित होकर स्वर्गीय जादूगरनी से पूछा। यहाँ इतने सारे संत शासकों के साथ एक संत स्तर युद्ध कौशल और पिछली पीढ़ियों की अंतर्दृष्टि एक निर्विवाद खजाना थी, लेकिन स्वर्गीय जादूगरनी ने दूसरों के विपरीत अपने संत बल को परिष्कृत करने के लिए इस पहले क्षेत्र में आने का फैसला किया था। लेकिन स्वर्गीय जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके बैठी रही, जैसे उसने जियान चेन की बात सुनी ही न हो। आधे दिन तक बिना किसी प्रतिक्रिया के इंतजार करने के बाद जियान चेन ने अनुमान लगाया था कि संत शासक का एक विशेषज्ञ बेहद घमंडी होगा और वह इस स्तर तक भी नहीं गिरेगा कि वे पृथ्वी संत गुरु के साथ शब्दों को बर्बाद कर सकें। बिना कोई और सवाल पूछे जियान चेन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भाड़े के सैनिक के दिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मैं जीथर के मार्ग का अनुसरण करता हूं और लड़ने के लिए ध्वनि का उपयोग करता हूं। मेरा मार्ग दूसरों से अलग है, उनके युद्ध कौशल और अंतर्दृष्टि मेरे लिए अनुपयुक्त है और कोई मदद नहीं करते हैं। जैसे ही जियान चेन ने अपनी आंखें बंद की, स्वर्गीय जादूगरनी की आवाज स्वर्ग के गीत की आवाज की तरह हवा में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। अपनी आंखें खोलते हुए जियान चेन को एहसास हुआ कि स्वर्गीय जादूगरनी अभी भी अपने स्थान से नहीं हिली थी, लेकिन एक सियान रंग की धुंध ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। जियान चेन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही स्वर्गीय जादूगरनी ने बोलना जारी रखा, तो आप भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही भाड़े के सैनिकों का दिल हासिल कर लिया है। यह एक दुर्लभ खजाना है जो निश्चित रूप से दुनिया के गहन रहस्यों के टुकड़ों के साथ आपकी ताकत में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। स्वर्गीय जादूगरनी ने अपनी आंखें बंद करके बात की। मैं सीनियर को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूं। जियान चेन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा। मुझे वरिष्ठ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे स्वर्गीय जादूगरनी कहो, उसने पहले वाली ठंडी भावना के बिना कहा। इसके बाद स्वर्गीय जादूगरनी ने जियान चेन के कई सवाल पूछने के बाद भी कुछ नहीं कहा। एक उदास नजर के साथ जियान चेन ने एक बार फिर भाड़े के सैनिक के दिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। भाड़े के सैनिक का हृदय अत्यंत जादुई था। इसके भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना और परिष्कृत करना इतना तेज था कि उसकी गति और आत्मा छलांग लगाने और सीमा तक पहुंचने में सक्षम थी। लगभग ऐसा लगता था जैसे भाड़े के सैनिक के हृदय में किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा छिपी हुई थी, जिसका उपयोग जियान चेन अपने शरीर में मिलाने और खुद को मजबूत बनाने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वहां कुछ ऐसे टुकड़े भी थे जिनके बारे में स्वर्गीय जादूगरनी ने बात की थी। पवित्र भूमि के अंदर 1 महीना बाहरी दुनिया में 10 महीनों के बराबर होता है। जियान चेन ने भाड़े के सैनिक के दिल को अंतिम रूप से परिष्कृत करने से पहले ही 2 महीने अंदर बिता लिए थे। उस समय तक उसकी ताकत में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था, जिससे वह तीसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर दायरे में पहुंच गया था और पहले से ही चौथे चक्र में सफलता हासिल करने की कगार पर था।
ताकत में इस वृद्धि के बाद जियान चेन की आत्मा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। पहले की तुलना में उसकी आत्मा पहले से 3 गुना बड़ी थी, एक बड़ा बदलाव जिसने जियान चेन को अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया था। और एक बार जब भाड़े के सैनिक का दिल अवशोषित हो गया, तो जियान चेन के दिमाग में प्रकाश की कई अलग अलग रहस्यमयी किरणें थीं जिन्हें पकड़ना मुश्किल था। ये प्रकाश की किरणें दुनिया के गहन रहस्य प्रतीत होती थीं, फिर भी वे कुछ अलग भी थीं, जिससे जियान चेन भ्रमित महसूस कर रहा था। हालांकि जियान चेन समझ सकता था कि ये वही टुकड़े थे जिनके बारे में स्वर्गीय जादूगरनी ने बात की थी, फिर भी वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। ये कहा जा सकता है कि उसके पास एक रहस्यमय खजाना था, लेकिन वह उसे खोलने और उसके रहस्यों को समझने की कुंजी खोजने में असमर्थ था। 2 महीने बाद जियान चेन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वर्गीय जादूगरनी अभी भी उसी स्थान पर है और उसकी आंखें भी बंद हैं। खड़े होकर जियान चेन ने भाड़े के दिल को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था और अब वह अन्य 3 क्षेत्रों पर एक नजर डालना चाहता था। बिना किसी आवाज के वहां से निकलकर जियान चेन दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया था जहां 6 अलग अलग गुफाएं थीं। हर गुफा अलग थी और उसमें 6 अलग अलग तरह के तत्व थे: प्रकाश, अंधकार, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। प्रकाश विशेषता वाली गुफा का चयन करते हुए जियान चेन ने देखा कि गुफा के अंदर असाधारण रूप से उज्ज्वल था, जिससे सूखापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस गुफा के भीतर सूर्य की रोशनी तेज हो गई हो, लेकिन प्रकाश की सामान्य किरणों के विपरीत यहाँ की रोशनी उसे लगभग दर्दनाक अनुभूति दे रही थी, मानो प्रकाश उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। प्रकाश से भरी गुफा के भीतर जियान चेन को रेडियंट सेंट फोर्स की प्रचुरता महसूस हो सकती थी। रेडियंट सेंट मास्टर्स तियान युआन महाद्वीप के भीतर राजसी थे, क्योंकि वे दूसरों की चोटों को ठीक करने के लिए रेडियंट सेंट फोर्स का उपयोग कर सकते थे। कुछ मजबूत रेडियंट सेंट मास्टर्स किसी व्यक्ति को वापस जीवन में ला सकते थे और स्वर्ग के प्राकृतिक क्रम का उल्लंघन कर सकते थे। इस प्रकार के रेडियंट सेंट मास्टर किसी भी तरह से कमजोर व्यक्ति नहीं होंगे। दूसरी ओर रेडियंट वॉरियर्स थे जिन्हें अमर होने का उपनाम दिया गया था। रेडियंट वॉरियर्स रेडियंट सेंट फोर्स से भरे हुए थे और बेहद दुर्लभ थे। हालांकि वे रेडियंट सेंट फोर्स को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हेजमोन के तरीके का पालन किया, जो रेडियंट सेंट मास्टर के राजा के तरीके के विपरीत था। वे केवल खुद को ठीक कर सकते थे और किसी और को ठीक नहीं कर सकते थे। रेडियंट वॉरियर्स अपने रेडियंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते थे। अगर इसे उनके खुद के शरीर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन अगर किसी और पर इस्तेमाल किया जाए तो यह नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार उपचार के मामले में वे रेडियंट सेंट मास्टर के बराबर नहीं थे। जहां तक प्रकाश विशेषता गुफा की बात है, जियान चेन रेडियंट सेंट फोर्स की कोमल किरणों के साथ साथ रेडियंट सेंट फोर्स की कठोर अत्याचारी किरणों को भी महसूस कर सकता था। इसलिए जब प्रकाश की कठोर किरणें उसके शरीर में चुभती हैं, तो जियान चेन को स्वाभाविक रूप से एक तेज चुभन वाली सनसनी महसूस होती है। प्रकाश न केवल मनुष्य की मदद कर सकता है, बल्कि उन्हें मार भी सकता है। अध्याय 346 संत स्तरीय युद्ध कौशल। जियान चेन एक रेडियंट सेंट मास्टर था और उस संबंध में एक रेडियंट योद्धा नहीं था। एक रेडियंट सेंट मास्टर ने अपनी आत्मा का उपयोग करके दुनिया में रेडियंट सेंट फोर्स पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने और मजबूत करने में सफलता प्राप्त की, ताकि उन लोगों को ठीक किया जा सके जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। एक रेडियंट योद्धा किसी भी अन्य साधक की तरह लड़ने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साधना करता था। आत्मा उनके लिए गौण थी, क्योंकि यह उनकी ताकत बढ़ाने से बिल्कुल असंबंधित थी। इस प्रकार प्रकाश विशेषता गुफा उसके लिए बहुत प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वह एक प्रकाश विशेषता साधक नहीं था। रेडियंट सेंट मास्टर और रेडियंट वॉरियर के नाम में सिर्फ थोड़ा सा अंतर था, लेकिन वे साधना के 2 अलग अलग रास्ते पर चलते थे। एक आत्मा पर केंद्रित था और दूसरा संत शक्ति पर केंद्रित था। वह जल्दी से प्रकाश से भरी गुफा से बाहर निकल गया। जियान चेन जानता था कि अंदर मौजूद प्रकाश से भरी चीज लोगों को समझने के लिए थी, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। इतना ही नहीं, वो दर्दनाक चुभन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बाद जियान चेन ने अन्य गुफाओं का दौरा किया। अपनी समझ में थोड़ी वृद्धि के अलावा, चूंकि उसके भीतर की संत शक्ति में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए उसे किसी भी गुफा से कोई संबंध महसूस नहीं हुआ। जल्दी ही जियान चेन तीसरे क्षेत्र में पहुंच गया, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी दीवार थी। गुफा की दीवारों पर 8 असामान्य रूप से बड़ी गुफाएं थीं, जबकि ज्यादातर गुफाएं दीवार पर बहुत ऊंचाई पर स्थित थीं। सबसे निचली गुफा केवल 30 मीटर ऊंची थी। सबसे ऊंची गुफा 100 मीटर से ज्यादा ऊंची थी, जो लगभग गुफा के शीर्ष तक पहुंचती थी। पूरी दीवार एक चमकदार दर्पण की तरह चिकनी थी, जिसमें कोई पैर रखने की जगह नहीं थी, जिसका मतलब था कि बिना ताकत वाले लोगों के लिए चढ़ना असंभव था।
इन गुफाओं के प्रवेश द्वारों के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे। सबसे पहली गुफा पर लिखा था, द्वितीय स्वर्गीय परतसंत राजा यून्यान वुडी के अवशेष। शीर्ष 3 गुफाओं पर लिखा था, 9वीं स्वर्गीय परतसंत राजा तियानकिन्यू के अवशेष, 9वीं स्वर्गीय परतसंत राजा जूवुया के अवशेष, 9वीं स्वर्गीय परतसंत राजा लेंगसी ज़िएक्सुन। जियान चेन की आंखें विस्मय से भरी हुई गुफाओं में घूम रही थीं। इन 8 गुफाओं में संत राजाओं के अवशेष हैं। सबसे ऊपर की 3 गुफाओं में तो 9वीं स्वर्गीय परत पर संत राजाओं का निवास भी था। क्या ये हो सकता है कि ये सभी संत राजा मर्सिनरी सिटी से थे? जियान चेन ने बड़बड़ाया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि मर्सिनरी सिटी में उसने जो शक्ति देखी थी वह हिमशैल की नोक थी। भाड़े के सैनिकों का शहर अनगिनत वर्षों तक तियान युआन महाद्वीप पर शीर्ष शहर के रूप में उभरा। न केवल उनके पास कई संत शासक विशेषज्ञ थे, बल्कि उनके पास कुछ संत राजा पर्यवेक्षक भी थे। इस प्रकार की विशाल शक्ति एक क्रूर युद्ध जानवर के समान थी जिसे कोई भी मार नहीं सकता था। अचानक जियान चेन को याद आया कि जब वह उस एकांत स्थान पर प्रतियोगिता के लिए टोकन एकत्रित कर रहा था, जब वह मंदिर में था, तब मिंग डोन के चाचा तियान 5000 साल पहले एक संत शासक थे। क्या यह संभव है कि इतने लंबे समय के बाद वह संत राजा बनने में सफल हो गया हो, या शायद संत सम्राट भी? चूंकि वह प्रतियोगिता के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह के साथ साथ एकांत स्थान में रह रहा था, तो क्या वह भी भाड़े के शहर का सदस्य हो सकता है? गहरी सांस लेते हुए वह धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। एक ही छलांग में वह सबसे निचली गुफा में जा गिरा। गुफा के अंदर का रास्ता काफी लंबा और घुमावदार था। करीब 300 मीटर चलने के बाद जियान चेन आखिरकार एक बंद जगह पर पहुंचा जो करीब 50 मीटर चौड़ी एक विशाल गुफा थी। वहां रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन जो एक अंधेरी गुफा होनी चाहिए थी वह किसी तरह से उजली थी, बाहर की रोशनी के समान। लेकिन इस रोशनी का स्रोत नहीं मिल पाया, जिससे इस गुफा में रहस्य का एक और एहसास हुआ। गुफा के चारों ओर पुरुषों की विभिन्न पेंटिंग्स थीं। हर पेंटिंग लगभग सजीव थी और हर पेंटिंग में अंदर चित्रित व्यक्ति किसी प्रकार की सुंदर हरकतें करता हुआ प्रतीत होता था। गुफा के बीचों बीच 3 आदमी बैठे थे और मूर्ति की तरह अकड़कर चित्रों को घूर रहे थे। एक भी बाल हिलता हुआ नहीं दिख रहा था और उन तीनों में से जियान चेन ने 13वें बुजुर्ग को पहचान लिया। क्या ये पेंटिंग पौराणिक संतीय युद्ध कौशल में से एक को चित्रित कर सकती है? जियान चेन ने सोचा। तीनों पुरुषों की ओर चलते हुए वह भी उनके पीछे चला गया और पेंटिंग को घूरने लगा। लेकिन आधे दिन के बाद वह पेंटिंग से कुछ भी समझने में विफल रहा था। जियान चेन, तुम यहाँ कैसे आए? क्या 8वें एल्डर ने तुम्हें पहले क्षेत्र में रहकर साधना करने के लिए नहीं कहा था? अचानक जियान चेन को 13वें एल्डर की बुझी हुई आवाज सुनाई दी जो चौंक कर बोल रहे थे। 13वें एल्डर, मैं सिर्फ इधर उधर देख रहा था। मैंने 8वें एल्डर से सुना कि तीसरे क्षेत्र में सेंट टियर बैटल स्किल है। क्या ये पेंटिंग वही हो सकती है? जियान चेन ने पूछा। चूंकि वह दूसरे 2 आदमियों को परेशान करने से डरता था, इसलिए जियान चेन ने शांत स्वर में बात की। सही है, ये वास्तव में एक सेंट टियर बैटल स्किल है। चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपने अन्य गुफाओं को देखा होगा। यह मर्सिनरी सिटी की संपदाओं में से एक है। कुल मिलाकर 8 सेंट टियर बैटल स्किल हैं, जो मर्सिनरी सिटी के 8 वरिष्ठ बुजुर्गों के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक सेंट किंग दायरे में पहुंच गया और इन सेंट टियर बैटल स्किल्स को उनके द्वारा बनाया गया था। 13वें बुजुर्ग ने बात की। 13वें बड़े, इन सभी चित्रों में संत स्तर के युद्ध कौशल को दर्शाया गया है। मुझे साधना विधियों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? जियान चेन ने असमंजस के साथ पूछा। एक संत स्तरीय युद्ध कौशल एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल से अलग है। कोई साधना विधि नहीं है। इस बिंदु से आगे प्रत्येक उन्नति स्वयं पर निर्भर है। संत स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग दुनिया की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए है। इसलिए एक संत स्तरीय युद्ध कौशल को समझने और समझने के लिए व्यक्ति को कम से कम एक संत शासक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई संत शासक बनने की सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह दुनिया के गहन रहस्यों को समझना शुरू कर देगा और दुनिया की ऊर्जा को समझ लेगा। जियान चेन, एक संत स्तरीय युद्ध कौशल कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अभी समझ सकते हैं। आप यहाँ केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी से पहले क्षेत्र में वापस जाएं और साधना करें। आप इस बार के भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के लिए भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप एक संत शासक नहीं बन जाते और भाड़े के सैनिकों के अगले जमावड़े के लिए वापस नहीं आते हैं, ताकि एक बार फिर पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकें। 13वें एल्डर ने कहा। मैं 13वें एल्डर को उनके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं केवल इस संत स्तरीय युद्ध कौशल को देखना चाहता था और भले ही मैं इसे समझने में असमर्थ था, फिर भी मैं अपनी अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाने में सक्षम था। जियान चेन मुस्कुराया। यह आप पर निर्भर है। आपके पास केवल आधा साल का समय है, मुझे आशा है कि आप इसे बुद्धिमानी से संभालेंगे, बुजुर्ग ने मुड़ने से पहले कहा। जियान चेन शांत रहा और पहली पेंटिंग की ओर देखा। अब जब उसे पता चल गया कि ये पेंटिंग सेंट टियर बैटल स्किल्स हैं, तो उनके प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वह उन्हें सिर्फ नजर से नहीं देखता था, बल्कि उन्हें ध्यान से देखने लगा ताकि भाव भी नजरअंदाज न हो जाए। जब वह आरेखों में प्रत्येक गति को देखता था, तो जियान चेन को कभी कभी अपने मन में एक छोटा सा रहस्योद्घाटन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ समझने की कगार पर था, लेकिन अंतिम चरण को समझने में असमर्थ था और एक बार फिर भ्रमित हो गया। ये देखते हुए कि इन सभी गतियों और रूपों में से प्रत्येक में किसी प्रकार का रहस्य था, जियान चेन पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ था कि इसका उद्देश्य क्या था, जिससे वह काफी परेशान हो गया। प्रत्येक अवलोकन के साथ जियान चेन को महसूस हो रहा था कि उसके विचार और अधिक अस्त व्यस्त हो रहे हैं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग फैल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर लगातार फैलते हुए गुब्बारे में बदल गया हो, और चूंकि वह अपने भीतर फैलती हवा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। जियान चेन को पता था कि यह सेंट टियर बैटल स्किल ही इसका कारण है, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और जमीन पर बैठ गया। उसने कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की, अपने दिमाग को सब कुछ से खाली कर दिया और वह गहरे ध्यान में डूब गया। अज्ञात समय के बाद जियान चेन ने अंततः अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, जिससे वह अपनी आंखें खोल सका और एक बार फिर पेंटिंग को देख सका। अब जियान चेन को पहली पेंटिंग के बारे में बेहतर समझ थी। धीरे धीरे वह समझ गया कि पेंटिंग में मौजूद लोग स्वर्ग की तरह थे। वे दुनिया के प्रतिनिधि थे, उनकी हरकतें दुनिया के साथ मिलकर बनी हुई थीं। हर हरकत में दुनिया का एक गहरा रहस्य छिपा था और हर वार में एक गहरा सिद्धांत छिपा था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे जियान चेन समझ नहीं पाया। हालांकि जब जियान चेन ने पहला भाग समझ लिया, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि चित्र पर दिखाया गया यह एक प्रहार काफी सरल था और वह इसे समझ सकता था। एक पल में उसे लगा कि इस चाल में कई चीजें समाहित है, एक सरल प्रहार जिसमें अनगिनत विविधताएं हो सकती हैं। दूसरे पल में उसे लगा कि यह चाल प्रकृति के समान थी और शरीर को आकार देने से पहले दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करती थी। अगले पल उसे लगा कि इसमें इतनी भयानक शक्ति थी कि यह राक्षसों को डरा सकती थी और दुनिया को तहस-नहस कर सकती थी। इतनी साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग से जियान चेन इतनी सारी जानकारी समझ पाया। अगर दूसरे संत शासकों को पता चल जाता कि जियान चेन इतनी सारी जानकारी समझ पाया है, तो उनकी आंखें चौंककर खुली रह जाती और वे उसे अकल्पनीय नजरों से देखते। एक अर्थ सेंट मास्टर के लिए सेंट टियर बैटल स्किल को देखने के बाद इतनी सारी जानकारियां हासिल करना एक असंभव काम था। अगर जियान चेन को बाद में दुनिया के गहन रहस्यों पर पकड़ मिल जाती, तो इस सेंट टियर बैटल स्किल को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। वास्तव में अपना खुद का सेंट टियर बैटल स्किल स्थापित करना भी असंभव नहीं होगा। जैसे ही यह जानकारी जियान चेन के दिमाग में पहुंची, उसका दिमाग तुरंत एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया और किसी भी क्षण टूटने का खतरा पैदा हो गया। जियान चेन ने तुरंत एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। शांत होने के बाद जियान चेन ने विधिपूर्वक बार बार चित्रों का निरीक्षण किया। हालांकि वह उनसे केवल यही जानकारी प्राप्त कर सका कि ये साधारण चित्र कई रहस्यों से भरे हुए प्रतीत होते थे। चाहे वह उन्हें कितना भी देखे, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए वह केवल यहीं रुक सकता था। अगर वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो उसे भयंकर सिरदर्द होने लगता, उसके विचार बेकाबू हो जाते और उसकी विचार प्रक्रिया धीमी हो जाती। ऐसा लगता है कि दुनिया के रहस्यों को समझने में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति सेंट टियर बैटल स्किल को समझने में असमर्थ हो जाता है। मैं समझ सकता हूं कि यह चाल कई चीजों से भरी हुई है, लेकिन मैं अवधारणाओं को नहीं समझ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के गहन रहस्य पर्याप्त नहीं है? जियान चेन ने खुद से सोचा। अपने सामने एक प्रसिद्ध सेंट टियर बैटल स्किल के साथ, लेकिन वह खुद इसके पीछे के अर्थ को समझने में असमर्थ था, जिससे जियान चेन अस्वस्थ महसूस कर रहा था। अध्याय 347 पवित्र भूमि छोड़ना। जियान चेन ने पहली गुफा को छोड़ दिया और अन्य 7 गुफाओं का दौरा किया। प्रत्येक में अपना स्वयं का संत स्तरीय युद्ध कौशल था। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक युद्ध कौशल को चित्रों पर चित्रित किया गया था, जिसके लिए साधक को बिना किसी निर्देश के इसे स्वयं समझना था। सेंट टियर बैटल स्किल हेवन टियर बैटल स्किल की तरह नहीं थी। हेवन टियर बैटल स्किल्स को शब्दों का उपयोग करके लिखा गया था और मूल बातों को समझने के लिए केवल बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी।
उन्हें आरंभ करने के लिए भी समय की आवश्यकता थी। सेंट टियर बैटल स्किल पूरी तरह से अलग थी। इसके लिए व्यक्ति की अपनी समझने की क्षमता की आवश्यकता थी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में सेंट टियर बैटल स्किल को समझने में असमर्थ है तो ये बेकार होगा। सेंट टियर बैटल स्किल जटिल और रहस्यमयी थी। एक सेंट टियर बैटल स्किल में सैकड़ों पेंटिंग हो सकती थी और उन पर दर्शाए गए प्रत्येक रूप में कई अलग अलग रहस्य हो सकते थे। कुछ में केवल 3 पेंटिंग थी, लेकिन हर एक में ऐसे रहस्य थे जो स्वर्ग को चकनाचूर कर सकते थे और पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। चित्रों को देखने पर चित्रों में चित्रित लोग लगभग ऐसे लगते थे जैसे वे जीवित हों। हर एक में दुनिया को हिला देने वाली शक्ति थी। यदि किसी के पास शक्ति का एक निश्चित आधार स्तर नहीं है तो वे इस अमूर्त उपस्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जियान चेन ने भी पेंटिंग्स से आने वाली अवर्णनीय शक्ति को महसूस किया था, जिसके कारण उसे खून थूकना पड़ा था। यहां तक कि पेंटिंग्स की सुंदरता भी जियान चेन को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह की घटना के बाद जियान चेन को सेंट टियर बैटल स्किल्स की बेहतर समझ हो गई थी। वह जानता था कि वह वर्तमान में किस क्षेत्र में है और यह सेंट टियर बैटल स्किल उसके स्तर से परे है। अगर वह कभी सेंट शासक नहीं बन पाता और न ही दुनिया के गहन रहस्यों को समझ पाता तो सेंट टियर बैटल स्किल्स को समझने में उसने जो समय बिताया था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। तीसरे क्षेत्र को छोड़कर जियान चेन चौथे क्षेत्र में पहुंच गया। चौथा क्षेत्र बस एक बड़ा अध्ययन कक्ष था जिसमें एक मेज और कुर्सियां थीं। हर जगह किताबों की अलमारियां देखी जा सकती थीं, जिनमें हर शेल्फ में किताबें भरी हुई थीं, जो जादुई जानवरों के चमड़े से बंधी हुई थीं। वहां एक अजीब सी ऊर्जा थी जो किताबों को समय के साथ खराब होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये पुस्तकें साधकों की पिछली पीढ़ियों की अंतर्दृष्टि से भरी हुई थीं। हालांकि जियान चेन अब उनसे बहुत लाभ नहीं उठा पाएगा, फिर भी वह उन्हें याद कर सकता है। फिर जब उसकी अपनी समझ बेहतर हो जाएगी तो वह उन्हें फिर से याद कर सकेगा। पलक झपकते ही जियान चेन ने चौथे क्षेत्र में 3 महीने बिता दिए। जियान चेन ने पूरा समय साधना के दायरे में हर संभव क्षेत्र से अंतर्दृष्टि पढ़ने में बिताया। हालांकि यह अब उसके लिए कोई काम नहीं था, लेकिन बाद में वे काम आएंगे। चौथे क्षेत्र के भीतर के दिनों में जियान चेन ने भी अपनी नींव को और भी मजबूत करने की कोशिश की थी। उसने जो किताबें पढ़ी थीं, उनमें बहुत से अनुभव थे और उनसे उसे अभी भी बहुत सी अंतर्दृष्टियां मिल सकती थीं। स्वर्ग संत गुरु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग अपने संत हथियार और व्यक्तिगत शक्ति दोनों को बढ़ाने के लिए दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, लेकिन महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु क्षेत्र तक एक बाधा थी। यदि कोई बाधा पार करने में सफल हो जाता है तो वह ड्रैगन की तरह बन जाएगा, लेकिन यदि वह असफल हो जाता है तो वह एक अपंग में बदल जाएगा जो साधना नहीं कर सकता। पृथ्वी संत मास्टर के रूप में साधना करना एक बहुत ही सरल कार्य था, जिसमें कोई जटिलता नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर स्तर तक पहुंच जाता है, तब तक वह दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा के उपयोग से स्वर्ग संत मास्टर बनने की सफलता प्राप्त कर सकता है। एक छोटे से कदम के साथ वे स्वर्ग संत मास्टर बन सकते हैं। स्वर्ग के संत गुरु अपनी आंतरिक संत शक्ति का उपयोग करके हवा में उड़ने में सक्षम थे। दुनिया की ऊर्जा के साथ वे खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना हवा में उड़ सकते थे। इसलिए अगर कोई स्वर्ग का संत गुरु बनना चाहता था तो उसे दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर पकड़ होना जरूरी था। आखिरी हिस्सा जो उसने समझा वह था संत शासक बनने की दहलीज। हालांकि संत शासक बनने की सफलता हासिल करना पृथ्वी संत मास्टर बनने जितना खतरनाक नहीं था, लेकिन सफलता पाने की संभावनाएं कई गुना कठिन थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई संत शासक बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता था तो उसे दुनिया के गहन रहस्यों की बुनियादी समझ होनी चाहिए। इन गहन रहस्यों में कई रहस्य छिपे थे और यही कारण था कि तियान युआन महाद्वीप में इतने कम संत शासक थे। साधना की यह परत जियान चेन के वर्तमान स्तर से बहुत दूर थी। चौथे क्षेत्र को छोड़कर जियान चेन के पास पवित्र भूमि में अभी भी 1 और महीना बचा था। इस अंतिम महीने के दौरान उसने अपनी साधना जारी रखने के लिए पहले क्षेत्र में वापस जाने की योजना बनाई थी, जो वास्तविक समय के 10 महीनों के बराबर होगा। पहले क्षेत्र में पहुंचने पर स्वर्गीय जादूगरनी अभी भी बिना किसी हरकत के अपने मूल स्थान पर बैठी थी। उसे परेशान न करने के लिए उससे 10 मीटर की दूरी पर बैठे जियान चेन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के साथ बैठ गया। हालांकि इस क्षेत्र के भीतर ऊर्जा काफी समृद्ध थी, लेकिन क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के भीतर ऊर्जा सघन थी। अब जब वह एक पीक 3rd साइकिल अर्थ सेंट मास्टर था तो वह चौथे चक्र से बस एक छोटी सी छलांग दूर था। पवित्र भूमि के भीतर की ऊर्जा बाहरी दुनिया से अलग है। यहाँ की ऊर्जा में दुनिया के गहन रहस्यों के अंश समाहित हैं। हालांकि वे बहुत छोटे हैं, फिर भी वे आपको बहुत मदद करेंगे।
जैसे ही जियान चेन ने अपने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाला, स्वर्गीय जादूगरनी की स्वर्गीय आवाज एक बार फिर सुनी जा सकती थी। चौंककर रुकते हुए जियान चेन ने नहीं सोचा था कि पवित्र भूमि की ऊर्जा में दुनिया के रहस्य समाहित होंगे। स्वर्गीय जादूगरनी को धन्यवाद देने के लिए अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ते हुए उसने कक्षा 5 के राक्षस कोर को वापस अपने स्पेस बेल्ट में डाल दिया और पवित्र भूमि से ऊर्जा के साथ एक बार फिर से साधना शुरू कर दी। अचानक पहले क्षेत्र की ऊर्जा एक उन्मत्त उन्माद में जियान चेन की ओर बढ़ने लगी, जबकि जियान चेन ने इसे अपने शरीर में पानी की तरह ग्रहण करना जारी रखा। वर्तमान गति से उसकी अवशोषण दर स्वर्गीय जादूगरनी से धीमी नहीं थी। तलवार आत्माओं की मदद से जियान चेन दुनिया की क्यूई और राक्षस कोर के भीतर की ऊर्जा को किसी और की तुलना में कई गुना तेज गति से अवशोषित करने में सक्षम था। जब से उसने पहली बार हुआन गांव में तलवार आत्माओं को जगाया था, तब से उन्होंने जियान चेन से उसकी अनुमति के बिना ऊर्जा चुराना बंद कर दिया था। इसलिए ऊर्जा अब पूरी तरह से जियान चेन द्वारा ही अवशोषित की गई थी। स्वर्गीय जादूगरनी की आंखें खुल गईं जब उसे एहसास हुआ कि जियान चेन कितनी तेजी से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। कुछ पलों तक सदमे में देखने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे क्षण बाद साधना के बीच में जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, उसने पाया कि पवित्र भूमि से आने वाली ऊर्जा वास्तव में बाहर से आने वाली ऊर्जा से अलग थी। इसमें कई ऐसी चीजें शामिल थीं जो उसे समझ में नहीं आईं, जैसे कि भाड़े के शहर से आने वाली अजीबोगरीब ऊर्जा में जो कुछ भी था, ये सब उसके लिए समझना असंभव था। वे प्रकाश के छल्लों की तरह लग रहे थे जो क्षण भर के लिए उसके सिर में चमक गए, जिन्हें समझना असंभव था। ऐसी चीजें अब जियान चेन के लिए अजीब नहीं थीं, ये वास्तव में दुनिया के गहन रहस्य थे जिस स्तर को वह अभी तक छू नहीं पाया था। इस एहसास ने जियान चेन को खुश कर दिया। अपना बाकी समय गहन साधना ध्यान में बिताते हुए उसने दुनिया के गहन रहस्यों के कुछ अंशों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। मूल रूप से उसने ब्रह्मकारी फ्लैश का अध्ययन करने की कोशिश करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस नई खोज के साथ उसने उस पिछली धारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जल्दी ही जियान चेन ने अपने समय के आखिरी 10 महीने पवित्र भूमि के पहले क्षेत्र में बिताए थे। उसकी शक्ति पहले ही चौथे चक्र के पृथ्वी संत गुरु तक पहुंच चुकी थी और उन 10 महीनों में जियान चेन की दुनिया के गहन रहस्यों की समझ में काफी वृद्धि हुई थी। उसका मन आत्माओं की दुनिया की तरह था और गहन रहस्य एक दिव्य प्रकाश की तरह थे जो कभी कभी चमकते थे। कभी कभी उसके दिमाग में एक अजीब विचार आता था, लेकिन जियान चेन कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि उस विचार का क्या मतलब है। कभी कभी उसके विचार अस्पष्ट होते थे क्योंकि वह उन्हें समझने की कोशिश करता था, लेकिन वे एक कारण से रहस्य थे। जियान चेन अपने पास पहले से मौजूद टुकड़ों की मदद से गहन रहस्यों की एक मजबूत नींव स्थापित करने में सक्षम था। अपनी वर्तमान स्थिति में भले ही वह और अधिक टुकड़ों को अवशोषित कर ले, वह मौजूदा टुकड़ों को समझने में सक्षम नहीं होगा। आज वह दिन था जब आधा साल बीत चुका था। 8वें एल्डर जियान चेन के पास आए और बोले, जियान चेन, आधा साल हो गया है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। कुछ अफसोस के साथ आह भरते हुए जियान चेन ने आखिरकार पवित्र भूमि के लाभों को पहचान लिया था। पहला क्षेत्र उसे गहन रहस्यों को समझने के लिए अधिक समय देने में सक्षम था। अब जब उसे इस स्थान के लाभों की अच्छी समझ हो गई थी, तो वह जाने के लिए अनिच्छुक था। काश मैं यहीं रह पाता, जियान चेन ने ये सोचकर आह भरी। वह जानता था कि उसकी इच्छा असंभव थी, इसलिए वह केवल 8वें एल्डर का अनुसरण कर सकता था और पहले क्षेत्र से निकल सकता था। जियान चेन के अनिच्छुक चेहरे को देखकर 8वें एल्डर ने खुद को हंसने से नहीं रोका। जियान चेन, क्या तुम पवित्र भूमि को छोड़कर दुखी हो? हाँ, ये जगह वाकई एक अनमोल जगह है। अगर संत शासक भी इस जगह की ओर इतनी बुरी तरह आकर्षित होते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस बार भाड़े के सैनिकों के राजा हो। इसलिए संत शासक बनने के बाद भाड़े के सैनिकों की अगली सभा में तुम्हें एक बार फिर पवित्र भूमि में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। हर बार जब पवित्र भूमि हर 50 साल में खुलती है तो तुम 5 साल तक अंदर रह सकते हो। कोई यहाँ 5 साल तक रह सकता है, तो फिर मैं केवल आधे साल तक ही क्यों रह पाया? जियान चेन ने असमंजस में पूछा। 8वें एल्डर ने हंसते हुए कहा, केवल एक संत शासक ही 5 साल तक रहने के योग्य है। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों की सभा में नंबर 1 रैंकिंग वाला व्यक्ति भी केवल आधे साल तक रहने के योग्य है। यही हमारे भाड़े के सैनिकों के शहर का नियम है। जियान चेन को उन शब्दों में कोई गलती नहीं दिखी। आखिरकार पवित्र भूमि उनका क्षेत्र था। जो कोई भी पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहता था, उसे व्यक्तिगत रूप से उचित नियम निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद 8वें एल्डर ने जियान चेन को अंतरिक्ष द्वार पर ले जाकर उसके साथ पवित्र भूमि छोड़ दी।
अध्याय 348 निगरानी में रहना। स्पेस गेट पार करते हुए जियान चेन ने खुद को एक बार फिर फूलों के बगीचे में पाया। 50 मीटर के दायरे में हर जगह फूल खिले हुए थे और बीच में बना मंडप उसके ऊपर इस तरह से खड़ा था मानो वह फूलों के मैदान में नहा रहा हो। जियान चेन इस जगह से अपरिचित नहीं था, उसने इसे एक बार पहले भी देखा था। यहीं पर उसने 8वें और 13वें एल्डर को शतरंज खेलते देखा था। एक उड़ता हुआ व्यक्ति तेजी से जियान चेन की ओर बढ़ा और फिर जमीन पर गिर गया। यह एक कमजोर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो काफी विद्वान लग रहा था, जिसे किसी भी चीज से ज्यादा पढ़ने में मजा आता था। इस व्यक्ति ने शानदार सिलाई के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसकी आंखें जीवंतता से चमक रही थीं। यह देखकर कि यह आदमी अभी अभी आसमान में कैसे उड़ रहा था, जियान चेन बता सकता था कि वह एक स्वर्ग संत गुरु था। सम्मान में किसी भी तरह की लापरवाही के बिना उस आदमी ने अपने हाथों को एक साथ रखा और विनम्रता से बोला, आप जियान चेन ही होंगे। आश्चर्य को जल्दी से अपने गले से नीचे उतारते हुए जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, सही है, मैं ही वह हूं। बुजुर्ग ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊं, कृपया मेरे पीछे आओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ जियान चेन ने अचानक महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा ने घेरा बना लिया है, इससे पहले कि वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हवा में उड़ने लगे। क्या ये स्वर्गीय संत गुरु दुनिया की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है? जियान चेन इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह बाहर से शांत था, लेकिन वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे घेरने वाली ऊर्जा कैसे काम करती है। वह व्यक्ति जमीन से केवल 10 मीटर ऊपर था, लेकिन जिस गति से वे यात्रा कर रहे थे वह अभी भी बहुत तेज थी। कुछ ही देर बाद जियान चेन और वह आदमी एक और स्पेस गेट पर पहुंच गए। नीचे उतरते हुए अधेड़ उम्र का आदमी बोला, तुम यहां से जा सकते हो। जियान चेन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा, स्पेस गेट से। उसने खुद को उस चौक में पाया जहां भाड़े के सैनिकों की सभा हुई थी। अचानक एक व्यक्ति एक हॉल से बाहर आया। ये क्रेन बालों वाला बुजुर्ग था। उसे एक बैज देते हुए बुजुर्ग ने कहा, यह भाड़े के सैनिकों के राजा का प्रतीक है। यह एक विशेष सामग्री से बना है और इसे सरणियों के साथ बुना गया है ताकि जब इसे सक्रिय करने के लिए सेंट फोर्स का उपयोग किया जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी में दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा बाद में साधना के उपयोग के लिए इसमें अवशोषित हो जाएगी। जियान चेन का दिल उछलकर उसके गले में आ गया क्योंकि उसने तुरंत फ्लेम मर्सिनरीज और चांगयान कबीले के बारे में सोचा। ये निश्चित रूप से दोनों के लिए एक बड़ा वरदान होगा। प्रतीक चिन्ह को सावधानीपूर्वक अपने हाथों में लेते हुए जियान चेन कमांडिंग ऑफिसर की निगरानी में हॉल से बाहर निकला और सड़कों पर चला गया। जियान चेन ने अपना सिर ऊपर झुकाकर प्रसन्न भाव से ऊपर उगते सूरज को देखा। पवित्र भूमि में बिना सूरज के लंबे समय तक रहने के बाद जियान चेन को सूर्य की किरणों से सुकून मिला जो उसके शरीर को अपनी रोशनी में भिगो रही थी। अब तक भाड़े के सैनिकों की सभा समाप्त हुए आधा साल बीत चुका था और पूरा भाड़े का शहर पहले से ही अपने सामान्य रोजमर्रा के जीवन में वापस आ चुका था, सिवाय इसके कि मौसम पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। हालांकि शहर में आने जाने वाले लोगों का लगातार आना जाना अभी भी जारी था। भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों के लिए भाड़े का शहर एक पवित्र शहर था। चारों मौसमों में से हर मौसम हमेशा व्यस्त रहता था और बहुत से लोग शहर की यात्रा करते थे। अब तक सर्दी बीत चुकी थी और गर्मी का मौसम तेजी से आ रहा था। चिलचिलाती धूप की वजह से जमीन पर पहले से ही लोहे के जलते हुए स्लैब का ऊपरी हिस्सा जल रहा था। चूंकि जियान चेन ने अंधेरे और नम पवित्र मैदान में लंबा समय बिताया था, इसलिए उसने जल्दी ही खुद को सूखा और प्यासा पाया। मर्सिनरी सिटी के मध्य प्लाजा की ओर चलते हुए प्लाजा अब सभी के लिए एक चौराहा बन गया था जिसे पार करना था। यह उतना जीवंत नहीं था जितना आधे साल पहले था, लेकिन अभी भी कई जादुई जानवर सवार सड़कों पर चल रहे थे। जहां तक भाड़े के सैनिकों के शहर के संस्थापक मो तियानयुन का प्रश्न है, उनकी प्रतिमा ऊंची खड़ी थी और वास्तविक जीवन जैसी आकृति के साथ आकाश की ओर देख रही थी। अब तक जियान चेन ने दुनिया के गहन रहस्यों के कुछ अंश अपने सिर में जमा कर लिए थे। मो तियानयुन की मूर्ति पहले की तुलना में अब उसकी आंखों से बिल्कुल अलग थी। उसे लगा कि मूर्ति पूरी तरह से एक अंतहीन गहन रहस्य से भरी हुई है। यहां तक कि मूर्ति के सामान्य दिखने वाले हाथ भी एक अजीब पदार्थ से भरे हुए थे, जिससे मूर्ति ज्यादा सजीव लग रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति पूरी तरह से दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा चुकी है। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद जियान चेन ने आखिरकार अपनी स्थिति संभाली और क्षेत्र छोड़ने से पहले प्रतिमा की ओर सम्मानपूर्वक झुक गया। भाड़े के शहर के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी, जिससे जियान चेन का मो तियानयुन के प्रति सम्मान भी गहरा होता जा रहा था।
सड़कों पर इधर उधर भटकते हुए जियान चेन आखिरकार एक सराय में घुस गया ताकि वह बैठकर खाना खा सके। इतने लंबे समय तक पवित्र भूमि में रहने के बाद उसके पास खाने के लिए सदियों से एक भी चीज नहीं थी। दोपहर हो चुकी थी और खाने का नियमित समय भी बीत चुका था, इसलिए सराय अपेक्षाकृत साफ थी और जियान चेन ही एकमात्र ग्राहक था। तभी 3 और आदमी अंदर आए और एक मेज पर बैठ गए। वेट्रेस, थोड़ी वाइन और मीट ले आओ। तीनों व्यक्तियों को घूरते हुए जियान चेन ने अपनी मेज की ओर देखा और तय किया कि क्या खाना चाहिए। हेजी, बस तब तक इंतजार करो जब तक हम अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते, फिर हमारा भाड़े का समूह भी रैंक वाला समूह बन जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने उस काले चमड़ी वाले व्यक्ति से बात की जिसने पहले बात की थी। काले रंग के आदमी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, 3 साल पहले हम सिर्फ सी रैंक वाले समूह थे, लेकिन 3 साल बाद हमने कई मिशन पूरे कर लिए हैं और हमारी अपनी योग्यताएं भी खराब नहीं हैं। बस इस मिशन के पूरा होने का इंतजार करें और हम वाकई भी रैंक वाले समूह बन जाएंगे। तीनों लोग अनुभवी भाड़े के सैनिक थे। खाना खाते समय वे कभी कभी भाड़े के सैनिकों से जुड़ी अन्य बातों के बारे में बात करते थे और बीच बीच में जियान चेन को देखते रहते थे। कुछ देर बाद जियान चेन ने भरपेट खाना पीना शुरू कर दिया। संतुष्ट ताली बजाते हुए उसने कहा, वेट्रेस, क्या रात के लिए कोई कमरा खाली है? मैं एक कमरा बुक करना चाहता हूँ। जियान चेन ने टेबल पर एक बैंगनी सिक्का रखते हुए कहा। हाँ सर, हम आपके लिए तुरंत एक कमरा तैयार कर देंगे, कृपया 1 मिनट रुकें। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए बैंगनी सिक्का वापस ले लिया और तुरंत तैयारी करने के लिए चली गई। 3 अन्य लोगों की ओर देखते हुए जियान चेन के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। जब वह आगे बढ़ा, साथी मित्रों, आपके नाम क्या हो सकते हैं? जियान चेन के अचानक उनकी ओर बढ़ने से तीनों चौंक गए, लेकिन वे जल्दी से संभल गए और एक आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को कप में भर लिया। इसका नाम जियान हुआ है और ये दोनों मेरे करीबी दोस्त हैं, हेजी और बाओयू। मैं बता सकता था कि उस साथी भाई की क्यूई काफी असामान्य थी। आपका नाम क्या हो सकता है? मुझे जियान चेन कहा जाता है। जियान चेन मुस्कुराया। ये सुनकर तीनों लोग चौंक गए। एक अविश्वसनीय नजर से जियान हुआ नाम के एक व्यक्ति ने संदेह के साथ जियान चेन की ओर देखा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम वही जियान चेन हो जिसने आधे साल पहले भाड़े के सैनिकों की सभा जीती थी? मैं ही वह हूँ। जियान चेन की मुस्कुराहट में एक अजीब भाव था। आह, तो आप जियान चेन हैं, मेरे प्रति कितना अनादरपूर्ण। वास्तव में अनादरपूर्ण। भाई जियान चेन का नाम एक ऐसा नाम है जो कानों में गड़गड़ाहट की तरह प्रसिद्ध है। कौन जानता था कि हम तीनों आज भाई जियान चेन से मिलने में सक्षम होने के लिए इतने भाग्यशाली होंगे। जियान हुआ ने सम्मानजनक तरीके से जोर से कहा, जबकि अन्य 2 ने जल्दी से अपने हाथों को सम्मानपूर्वक सलामी दी। उनके रवैये को देखकर जियान चेन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। साथी दोस्तों, मुझे अपनी नौटंकी से बचाओ। अभी अपनी योजनाओं के बारे में बताओ। ये सुनकर तीनों लोग चौंककर और खाली निगाहों से जियान चेन को देखने लगे। अपने कटे हुए बालों वाले सिर को हिलाते हुए जियान हुआ असमंजस में बोला, भाई जियान चेन, तुम क्या कह रहे हो? जियान चेन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तुम तीनों काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा? अपने उद्देश्य के बारे में बताओ, मुझे समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जियान हुआ अभी भी जियान चेन को घूर रहा था और केवल मुस्कुराकर बोल रहा था, भाई जियान चेन, बहुत मजा किया है। हम आपकी बात कैसे मान सकते थे? यह मुलाकात एक संयोग थी। अगर मेरी अंतर्ज्ञान गलत नहीं है तो आप तीनों या तो जीडे कबीले या शि परिवार से हैं। जियान चेन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसकी तीखी निगाहें उनकी आंखों में चुभ गईं। तीनों आदमी एक दूसरे को घूरते रहे, जबकि जियान हुआ ने अपने चेहरे पर एक असहाय मुस्कान ला दी। भाई जियान चेन, मुझे डर है कि मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं। हो सकता है कि आपने हमें कोई और समझ लिया हो। यह देखकर कि उनके चेहरे पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, जियान चेन को पता चल गया कि अब और सवाल पूछना बेकार होगा। बिना समय बर्बाद किए वह सराय की दूसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही जियान चेन गायब हुआ, तीनों व्यक्तियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव तुरंत काले पड़ गए और वे एक दूसरे से चिपक गए। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना सतर्क होगा, उसने हमें दूर से ही देख लिया था। जियान हुआ फुसफुसाया। अब हमें क्या करना चाहिए? हे जी ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? चलो बड़े साहब को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद तीनों व्यक्तियों ने एक बैंगनी सिक्का नीचे रखा और तेजी से सराय से बाहर चले गए। एक भव्य सराय में एक बुजुर्ग के गुस्से भरे चेहरे ने उसके सामने खड़े 3 आदमियों को घूरते हुए उन पर इशारा किया और उन्हें गालियां दी। बेकार, बिल्कुल बेकार। मैं तो सिर्फ अपने सामने कूड़े का ढेर देख रहा हूं।
तुमने उस व्यक्ति को भी तुम्हें देखने दिया जिसके पीछे तुम चल रहे थे, अब तुम खाने के अलावा और किस काम के हो? ये 3 आदमी जियान हुआ, हेइजी और बाओयू थे। उनमें से हर एक का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वे डर से कांप रहे थे और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बड़े साहब, ये हमारी गलती नहीं है, हमारा लक्ष्य पहले से ही बहुत सावधान और बहुत शक्तिशाली था। अन्यथा हम पर ध्यान नहीं दिया जाता। जियान हुआ ने डर से कांपती आवाज में कहा ताकि बड़े साहब का गुस्सा शांत हो जाए। उसी समय कमरे के दरवाजे खुले और एक और एल्डर अंदर आया। अपने सामने 3 लोगों को देखकर नए आए एल्डर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, चौथे एल्डर, क्या हुआ? पवित्र भूमि से लौटने के बाद जियान चेन को इन 3 कचरे का आसानी से पता चल गया था। उनकी मौजूदगी का पता चलने के साथ ही हमारी सारी योजनाएं अब धुआं हो गई हैं। चौथा बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठा और उसने एक बार फिर कसम खाए। अध्याय 349, एक वार्तालाप। चौथे बुजुर्ग की बातें सुनकर नए आए बुजुर्ग गंभीर हो गए और फुसफुसाते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि हम पहले कभी उससे नहीं मिले हैं, फिर भी वह हमें पहचान पाया। वह एक असाधारण रूप से चतुर दिमाग वाला सतर्क चरित्र है। अब जब उसे पता चल गया है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, तो जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वह हमारी पकड़ से बच सकता है, वह निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों का शहर छोड़ने से इनकार कर देगा। लेकिन बस इतना ही। हमारी योजना थी कि जियान चेन के भाड़े के शहर से चले जाने का इंतजार करें और फिर आकर अपना सामान वापस ले लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इन 3 बेकार लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जियान चेन जानता है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, अब वह शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चौथा बुजुर्ग बोला, अगर मुझे पता होता कि जियान चेन की जासूसी करने की क्षमता इतनी बढ़िया है, तो मैं खुद ही उसका पता लगा लेता। अब जब स्थिति ऐसी है तो ये काफी परेशानी वाली बात है। अगर जियान चेन भाड़े के सैनिकों के शहर में ही रहेगा तो हम कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। तीसरे बुजुर्ग, आप तो बुद्धिमान हैं, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? चौथे बुजुर्ग ने खुद को शांत किया। तीसरे बुजुर्ग की भौहें सोच में पड़ गईं और वह बुदबुदाया, ये जियान चेन अपेक्षाकृत आसानी से भाड़े के सैनिकों का राजा बनने में सक्षम था, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से साधारण नहीं है। चूंकि वह जानता है कि हम वर्तमान में उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए हमें अब इसके बारे में गुप्त रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे बुजुर्ग, चलो हम उससे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वह हमें खजाने के पहाड़ की मुहर सौंपने का कोई तरीका है। तीसरे युवा स्वामी की मृत्यु के लिए हम एक और दिन इंतजार कर सकते हैं। कम से कम हम शासक आयुध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चौथे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, मैंने भी यही सोचा था। परिवार का मुखिया बहुत लालची था, अगर वह नहीं चाहता था कि तीसरा स्वामी प्रतियोगिता के दौरान हुआंग परिवार से सोलुना धनुष लेने की कोशिश करे। अंत में हमें धनुष नहीं मिला और ट्रेजर माउंटेन की सील हमसे छिन गई। ये वास्तव में एक अपमान है। इसे भूल जाओ चौथे बुजुर्ग, इस मामले के बारे में और सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें जियान चेन से मिलना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हम शासक आयुध को पुनः प्राप्त कर सकें। लो, इसे खा लो। तीसरे बुजुर्ग ने चौथे बुजुर्ग की ओर एक लाल गोली बढ़ाते हुए कहा। चौथे बुजुर्ग को तीसरे बुजुर्ग पर बहुत भरोसा था, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसने गोली ले ली और निगल ली। इसके बाद दोनों बुजुर्ग उस सराय की ओर चल पड़े जिसके बारे में जियान हुआ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जियान चेन वहीं रहता है। इस समय जियान चेन अपने बिस्तर पर था और एक बार फिर से इल्यूजनरी फ्लैश का अध्ययन कर रहा था। जिस क्षण उसने बड़ों को महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोली और उन्हें घूरने लगा। तीसरे बुजुर्ग ने एक पल के लिए जियान चेन को देखा और फिर तारीफ की, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस तरह की प्रतिभा वाले भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। जियान चेन, हम शिव परिवार से हैं। अगर हमारे तीसरे स्वामी शिव जियानग्रान ने अतीत में कभी आपको नाराज किया है, तो हम ईमानदारी से आपसे माफी मांगना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसके साथ असभ्य व्यवहार नहीं किया था, इसलिए जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहुत विनम्र हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं, जियान चेन, पहले ही इसे भूल चुका हूं। जब तक कोई और मुझसे परेशानी की तलाश नहीं करता, तब तक मैं किसी को भी बेवजह अपना दुश्मन घोषित नहीं करूंगा। चौथे बुजुर्ग ने जियान चेन के शब्दों पर अपनी आंखें घुमाईं और उसे मन ही मन कोसा। जियान चेन ने उनके तीसरे स्वामी को मार डाला था और शिव परिवार की विरासत की खजाना पर्वत की मुहर भी चुरा ली थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि शिव परिवार जियान चेन का पीछा करेगा। तीसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हाँ, भाई जियान चेन वाकई बहुत साहसी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे शिव परिवार को खजाने के पहाड़ की सील लौटाने के लिए तैयार हैं।
हमें रेशम के उपहारों के लिए अपने युद्ध के हथियारों का आदान प्रदान करना चाहिए। आखिरकार खजाने के पहाड़ की सील हमारे शिव परिवार के खून और एक विशेष गुप्त तकनीक के संयोजन के बिना सक्रिय नहीं हो सकती। यह आपके कब्जे में बेकार है और यह हमारे शिव परिवार को आपके प्रति अत्यधिक नाराजगी महसूस कराएगा। ये हमारे साथ आपके रिश्ते को बहुत प्रभावित करेगा। क्या आप कृपया हमारे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से, यदि आप ट्रेजर माउंटेन की सील वापस करने के लिए तैयार हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आपको इसके लिए उचित मुआवजा देंगे। तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनने में मीठी थी और उनके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। यहां तक कि उनका लहजा भी शांत और सौहार्दपूर्ण था, जिसमें किसी तरह का गुस्सा नहीं था। दुर्भाग्य से जियान चेन को उसकी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं लगा और उसने निराशा में आह भरी, मैं वरिष्ठों को निराश करने से डरता हूं, लेकिन ट्रेजर माउंटेन की सील पहले ही किसी और को सौंप दी गई है और अब मेरे कब्जे में नहीं है। जियान चेन के शब्दों ने दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर भयभीत भाव प्रकट कर दिए, जबकि तीसरे बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने की कोशिश की। क्या ट्रेजर माउंटेन की मुहर अब आपके पास नहीं है? क्या ये सच है? जब मैंने पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो मैंने खजाने के पहाड़ की मुहर किंजी को दे दी, इसलिए यह अब मुझ पर नहीं है। जियान चेन बोला, तुम गुंडे हो, इतने कीमती खजाने को ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोई तोहफा दे रहे हो। तुम बदमाश हो। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? शिव परिवार का खजाना, तुम इसे कैसे दे सकते हो? चौथा बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठा और उसने कांपती हुई उंगली से जियान चेन की ओर इशारा किया। अगर यह मर्सिनरी सिटी के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही जियान चेन का गला घोंटने की कोशिश कर चुका होता। तीसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई क्योंकि उसकी आंखों में एक अपवित्र रोशनी आ गई थी। फिर जब वह सोच रहा था, उसने अचानक एक कौर खून थूक दिया और अपने खून से हवा पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय बाद एक जटिल दिखने वाली सरनी बन गई। एक विस्फोटक चिल्लाहट के साथ तीसरे बुजुर्ग ने संरचना के केंद्र के खिलाफ दबाव डाला, खजाने के पहाड़ की मुहर, वापस आओ। जैसे ही उसने यह बात कही, जियान चेन के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके स्पेस रिंग के भीतर स्थित ट्रेजर माउंटेन की सील अचानक से कांपने और हिलने लगी, मानो वह खुद को स्पेस रिंग से अलग करने की कोशिश कर रही हो। जियान चेन का दिल धड़क उठा, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई सम्मन कौशल होगा। सौभाग्य से आकर्षक बल इतना मजबूत नहीं था, अन्यथा जियान चेन को डर था कि स्पेस रिंग उसे रोक नहीं पाएगी। जियान चेन ने स्पेस रिंग को कसकर पकड़ लिया ताकि ट्रेजर माउंटेन की सील बच न सके। खूनी संरचना धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि तीसरे बुजुर्ग जिसने संरचना बनाई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुप्त कौशल ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। जियान चेन, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, यह अभी भी तुम्हारे पास है। तुम्हें इसे हमें सौंप देना चाहिए ताकि हम बिना किसी और संघर्ष के घर लौट सकें। तीसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कमजोर थी, लेकिन ईमानदार चेहरा अभी भी वहां था। जैसा कि अब था, जियान चेन ने कोई और रहस्य छिपाने की जहमत नहीं उठाए और बोला, वरिष्ठों, आपको घर जाना चाहिए। क्या तुम निश्चित हो कि तुम खजाने के पहाड़ की मुहर वापस नहीं करोगे? ये तुम्हारे लिए और भी मुसीबतें लेकर आएगा। तीसरे बुजुर्ग ने पुष्टि के लिए एक बार फिर जियान चेन से पूछा। इस बारे में चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। जियान चेन ने खजाने के पहाड़ की सील को वापस करने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में वह इसे शिव परिवार को वापस करने के बजाय किसी और को देना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह इसे वापस भी कर दे तो भी परिवार उसे माफ नहीं करेगा। वह पहले से ही इस तरह के मामलों में काफी अनुभवी था। तीसरे बुजुर्ग ने कढ़ाई वाली थैली निकालने से पहले आह भरी, जियान चेन, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? जब जियान चेन ने कोई जवाब नहीं दिया तो तीसरे बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा, यह एक जहर है जिसे खरीदने के लिए मैंने एक दोस्त से बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। इसके अंदर 100 जहरों का पाउडर है। इसका जहर बहुत जहरीला है और सैकड़ों जहरों का मिश्रण है। ये बिना स्वाद या रंग का होता है और हवा के जरिए फैल सकता है। जब तक ये जहर शरीर में प्रवेश करता है तब तक स्वर्ग के संत गुरु भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं सकते। विशेष रूप से बनाए गए मारक के अलावा यह जहर लाइलाज है। ये सुनकर चौथे बुजुर्ग को भी आश्चर्य हुआ। तीसरे बुजुर्ग, आप वाकई एक मास्टरमाइंड हैं। कितना सराहनीय है, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे सुबह सुबह एक गोली खिला दी, यही मारक थी। तीसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर जियान चेन की ओर आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। उसे विश्वास था कि अब जियान चेन के जीवन पर उसका नियंत्रण है।
जियान चेन भी मुस्कुराया जब उसने बुजुर्ग की ओर देखा। तीसरे बुजुर्ग, अगर आप मुझे बता सके कि क्या मुझे जहर दिया गया है। सही। तीसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। जियान चेन, जब से हम कमरे में दाखिल हुए हैं, मैंने इस पाउडर का इस्तेमाल हवा के जरिए जहर फैलाने के लिए किया है, जिससे ये पूरे कमरे में फैल गया है। तुमने पहले ही जहर को सांस के जरिए अंदर ले लिया है, लेकिन तुम इसका पता नहीं लगा पाए। खुद को हंसने से रोकने में असमर्थ, जियान चेन ने तीसरे और चौथे बुजुर्गों के अवर्णनीय चेहरों को देखने से पहले एक पल के लिए लापरवाही से अपना सिर ऊपर उठाया। तीसरे बुजुर्ग, मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन मेरा शरीर कई चीजों से प्रतिरक्षित है। आपके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं है। जियान चेन हंसा, मानो उसने कोई मजेदार चुटकुला सुनाया हो। तीसरे बुजुर्ग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भयानक झटका लगा हो और उसके चेहरे पर तुरंत ही एक क्रूर और बदसूरत भाव आ गया हो। शुरू में उसने सोचा था कि उसने आखिरकार जियान चेन को घेर लिया है, लेकिन जियान चेन किसी तरह बिना किसी प्रयास के उसके द्वारा खड़ी की गई दीवार को पार करने में कामयाब हो गया था। चौथे बुजुर्ग, हम जा रहे हैं। अपने लबादे को झटके से हिलाते हुए तीसरे बुजुर्ग ने पाउडर को अपनी आस्तीन में वापस डाला और मुड़ गए। चौथे बुजुर्ग ने जियान चेन को ठंडी निगाहों से देखा। युवक, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना बाकी जीवन भाड़े के सैनिकों के शहर में ही बिताओ। ये कहते हुए चौथे बुजुर्ग ने इमारत छोड़ दी। उस रात, जबकि जियान चेन ने देखा था कि अब कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं थे, अनगिनत छिपी हुई आंखें चौबीसों घंटे जियान चेन को देखने लगी थीं। जियान चेन को पता था कि जियेदे कबीले और शिव परिवार दोनों अब उस पर नजर रख रहे थे ताकि वह उनकी नजरों से बचकर भागने से बच सके और उनके शासकीय आयुध को अपने साथ ले जा सके। अध्याय 350, आसानी से प्रस्थान। जहां तक जियेदे कबीले की निगरानी की बात है, जियान चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस तरह के घटनाक्रम की भविष्यवाणी उसने बहुत पहले ही कर दी थी। दूसरे दिन जियान चेन अपने कमरे से निकलकर भाड़े के शहर की गलियों में घूमने लगा। वह पूर्व की ओर चला, पश्चिम की ओर उसे कोई निश्चित स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे पुरुषों के कई समूह काफी दूर से उसका पीछा कर रहे थे। चूंकि उन्हें अब जियान चेन द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने छिपकर रहने की परवाह नहीं की। जियान चेन ने समूह का नेतृत्व करते हुए एक दिन लंबी सैर की और अंत में रात के लिए अपने सराय में वापस आ गया। अगले दिन जियान चेन एक बार फिर सराय से बाहर निकला। जब वह चला गया तो उसके पीछे के सेवक जियान चेन का 30 मीटर तक पीछा करते रहे। अपने पीछे लोगों के समूह को देखने की परवाह किए बिना जियान चेन एक बार फिर से मर्सिनरी सिटी में घूमता रहा। इस बार वह पश्चिम की ओर चलते हुए पूर्व की ओर देख रहा था, मानो अपने आसपास के दृश्यों का आनंद ले रहा हो। जल्द ही जियान चेन एक जुआ घर के सामने आ गया। एक मुस्कान के साथ जो मजाक करने के लिए तैयार लग रही थी, जियान चेन उस जगह में चला गया और उसके पीछे पीछे लोग भी अंदर चले गए। जुआघर में अनगिनत लोग जोश में शोर मचा रहे थे। जो लोग पैसे जीत चुके थे वे खुशी से चिल्ला रहे थे, जबकि जो हार गए थे वे अफसोस से आहें भर रहे थे। जियान चेन तेजी से लोगों के एक समूह से होते हुए एक और भी बड़ी भीड़ में चला गया और फिर दूसरे जुआरियों के साथ घुल मिल गया। उसका चेहरा तुरंत जुआघर से गायब हो गया और उसके पीछा करने वाले बेचैनी से अपने चारों ओर देखने लगे। जुआघर से बाहर निकलकर जियान चेन ने तुरंत सड़क बदल ली और छिपने के लिए एक अलग सराय की तलाश करने लगा। लेकिन उस रात जियान चेन को एक बार फिर से पकड़ लिया गया, क्योंकि उसके पीछा करने वालों ने सराय को घेर लिया था। मक्खियों का कितना परेशान करने वाला समूह है। जियान चेन ने बिना किसी विकल्प के खुद से आह भरी। लोगों के इस समूह के लगातार उसका पीछा करने के कारण जियान चेन भाड़े के सैनिकों का शहर नहीं छोड़ सकता था। अगर जीडे कबीले और शिव परिवार के नेताओं को पता चल गया कि वह चला गया है और उसका ठिकाना है, तो उसे सबसे अधिक संभावना है कि मार दिया जाएगा। अगले दिन जियान चेन अपने कमरे से निकलकर उस चौक की ओर चल पड़ा जहां मर्सिनरी सिटी में महल था। ये वह इलाका था जहां से भीतरी शहर बाहरी सड़क और बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। चूंकि जियान चेन भाड़े के सैनिकों का राजा था, इसलिए उसकी विशेष पहचान के कारण उसे बिना किसी बाधा के इस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी। हालांकि इस बार उसकी जगह एक अधेड़ उम्र का आदमी उससे मिलने आया था। वरिष्ठ, ये व्यक्ति बड़ों से मिलना चाहता है, क्या ये संभव है? जियान चेन ने उससे विनम्रता से पूछा। आदमी ने अपना सिर हिलाया। इसका सवाल ही नहीं उठता, बड़ों से मिलना इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तुम्हारा समारोह बहुत पहले ही बीत चुका है। जब तक कि बड़े लोग तुम्हें पहले देखना न चाहें, तुम उनसे नहीं मिल सकते। जियान चेन के चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन उसने पूछा, तो क्या मेरे लिए स्पेस गेट के माध्यम से मर्सिनरी सिटी छोड़ना संभव होगा?
हमारे भाड़े के शहर का स्पेस गेट शहर में प्रवेश करने के लिए है, जिसका उपयोग केवल आंतरिक सदस्य ही कर सकते हैं। स्पेस गेट के माध्यम से शहर से बाहर निकलने के लिए आपको बड़ों की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा आंतरिक सदस्यों को भी इसका उपयोग करने से मना किया जाता है। आदमी ने समझाया। उदास होकर जियान चेन ने वह इलाका छोड़ दिया। अगर उसे इस बारे में पहले पता होता तो वह 8वें एल्डर से पवित्र भूमि में अपने समय के दौरान शहर छोड़ने की अनुमति मांगता। एक बार फिर से मर्सेनरी सिटी की सड़कों पर घूमते हुए जियान चेन भागने की योजना के बारे में सोचने लगा। अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए जुए के घर का इस्तेमाल करने के बाद वे अब दूसरी भागने की योजना के बारे में सतर्क थे। यहां तक कि दूरी 20 मीटर से घटकर मात्र 5 मीटर रह गई थी। इससे भी ज्यादा दुस्साहस ये था कि समूह अब जियान चेन का बेलगाम अहंकार के साथ पीछा कर रहा था, जिससे जियान चेन को काफी परेशानी हो रही थी। अगर ये तथ्य न होता कि मर्सेनरी सिटी ने हिंसा पर रोक लगाई है, तो जियान चेन ने उनके अहंकार के लिए उन सभी को बहुत पहले ही पीट दिया होता। जियान चेन जानता था कि इतनी नजदीकी से उन्हें झटकना बहुत मुश्किल होगा। भले ही वह मायावी फ्लैश का इस्तेमाल करे, अगर कोई वायु गुण साधक पृथ्वी संत गुरु हो तो उनमें से कम 2 उसे पकड़ पाएंगे। उस रात जियान चेन एक बेतरतीब सराय में घुस गया और भोजन तथा रात को आराम करने के लिए एक कमरा मंगवाया। जो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे वे भी अंदर घुस गए और बगल के कमरे बुक कर लिए। पुरुषों के दूसरे समूह ने जियान चेन को भागने से रोकने के लिए सराय को चारों ओर से घेर लिया। अगली सुबह जियान चेन जल्दी नाश्ता करने के बाद एक बार फिर अपने कमरे से बाहर निकला। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया और साधना करने लगा। अगले कुछ दिनों तक जियान चेन ने खाना खाने के अलावा अपने कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। उसका बाकी समय इल्यूजनरी फ्लैश का अध्ययन करने में बीता। जबकि उसके कमरे के बाहर के लोग अभी भी सतर्क निगरानी रख रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि जियान चेन शायद लंबे समय तक वहीं रहने की योजना बना रहा था, इसलिए वे अब अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। उन्हें कुछ दिन पहले की तरह चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जियान चेन पर कड़ी नजर रखी। चाहे दिन हो या रात, कोई न कोई तो निगरानी रखता ही था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे सराय के ऊपर एक बड़ा जाल बिछा दिया गया हो। एक झटके में 10 दिन बीत गए और जियान चेन ने अपना ज्यादातर समय इल्यूजनरी फ्लैश पर शोध करने में बिताया। अगर वह अपने दिमाग में दुनिया के गहन रहस्यों के टुकड़ों को समझ पाता तो इल्यूजनरी फ्लैश की उसकी समझ कई गुना बढ़ जाती। उसने पहले ही बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसकी गति भाड़े के सैनिकों की सभा में होने की तुलना में 2 गुनी हो गई। अब तक जियान चेन की गति लगभग 6ठे चक्र की हवा के बराबर हो गई थी, जिसे पृथ्वी संत मास्टर माना जाता था। कम से कम वह एक स्वर्ग संत मास्टर के खिलाफ बच सकता था। बेशक यह सिर्फ एक रूढ़िवादी अनुमान था। उसने सिर्फ बुनियादी बातों में ही महारत हासिल की थी, इसलिए वह सिर्फ अनुमान लगा सकता था कि वह कितना तेज था। वह वास्तव में कितना तेज था यह उसे नहीं पता था, क्योंकि वह अभी तक इसका परीक्षण नहीं कर पाया था। एक सुबह जियान चेन ने ध्यान की मुद्रा से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खिलते हुए आसमान को देखा। खुद से बुदबुदाते हुए उसने कहा, अब जाने का समय हो गया है। ऐसा कहते हुए जियान चेन अपने बिस्तर से उठा और अपनी उंगली से नीले और बैंगनी रंग की हल्की चमक निकलने दी। ऊपर की ओर तैरते हुए ये लकड़ी की छत तक पहुंच गया और तुरंत उसमें एक छेद कर दिया, जिससे लकड़ी की छत टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े हो गई। एक हल्के से धक्का देकर जियान चेन ने छत से आधा मीटर लंबा परिधि वाला छेद हटा दिया, जिससे एक छेद दिखाई दिया। बड़े छेद को देखकर जियान चेन मुस्कुराया, फिर कुछ देर के लिए लकड़ी के छेद को वापस अपनी जगह पर लगा दिया और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। हमेशा की तरह जियान चेन जल्दी नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। नाश्ता खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। तुरंत उसने अपने चेहरे को रंगने के लिए अपने स्पेस रिंग के अंदर से कई तरह की जड़ी बूटियां निकालनी शुरू कर दी। आधे घंटे बाद जियान चेन ने अपना सिर उठाया और पहले से बिल्कुल अलग चेहरा दिखाया। अब तक उसका चेहरा एक साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था, जिस पर कई कट के निशान थे और दाढ़ी भी थी, जो उसे एक भयंकर रूप दे रही थी। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि जियान चेन का कद अचानक मोटा हो गया और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई। कुछ ही समय में जियान चेन का शरीर पहले की तुलना में पूरी तरह से विपरीत हो गया था। अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से एक काले लिबादे को सजाते हुए जियान चेन ने एक बार फिर अपने कंधों तक लटक रहे लंबे बालों को काट दिया, जिससे उनके बाल काफी कम हो गए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद जियान चेन दिखने में बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया और ऐसा कुछ भी नहीं था जो दोनों को एक साथ जोड़ सके।
यहाँ तक कि मिंग डोंग और किन शियाओ जो दोनों जियान चेन के दोस्त थे, वे भी यह नहीं बता पाते कि यह मोटा दिखने वाला आदमी वही है। एक बार फिर से अपने चेहरे का निरीक्षण करते हुए जियान चेन ने छत से लकड़ी के छेद के कवर को हटाने से पहले यह सुनिश्चित किया कि कुछ भी अनदेखा न किया गया हो। एक छोटी सी छलांग के साथ वह छेद को बदलने से पहले तुरंत ऊपर के कमरे में उतरा। कमरे का दरवाजा बंद करके जियान चेन बाहर चला गया और इस तरह जियान चेन बाकी सभी की नजरों और कानों से बचकर निकल गया था। जब वह बाहर निकला तो किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, उसे देखना तो दूर की बात थी। पिछले कुछ दिनों से जियान चेन ने जानबूझकर सबको अपनी आदतों का आदी होने दिया था। सुबह के खाने के बाद वह साधना करने के लिए अपने कमरे में बंद हो जाता था। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान चेन अपना रूप बदलकर जाने की कोशिश करेगा। सड़क पर चलते हुए जियान चेन एक भीड़ भाड़ वाली सराय में चला गया, जिसमें पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। एक कमरा बुक करने के बाद जियान चेन ने इमारत से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से एक दुबले पतले दिखने वाले अधेड़ व्यक्ति का भेष धारण कर लिया। ये सब करने के बाद जियान चेन एक दुकान पर गया जहां उसने एक नक्शा और ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए जरूरी कई अन्य सामान खरीदे। फिर वह एक सुनसान गली में चला गया और एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। इस बार जियान चेन ने खुद को एक शक्तिशाली कबीले के प्रमुख बेटे के रूप में प्रच्छन्न किया। अपने सिर पर एक विग और एक क्लास 3 जादुई जानवर के साथ जियान चेन जादुई जानवर पर सवार होकर शहर के बाहर व्यापारी के द्वार की ओर गया, जहां उसने एक व्यापारी समूह के सामने एक अग्रणी स्थान लिया जो बस जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस तरह वह दिखावा करने में सक्षम था कि वह कारवां समूह का नेता था।